हेलो एंड वेलकम टू जैम कैम यूट्यूब चैनल। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है। तो सीएसआर नेट जून 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था, 7 जून को ये एग्ज़ाम हुआ था एंड 14 जून को इसकी जो है जो आपका प्रोविजनल आंसर की है वो आ चुकी है। रिस्पॉन्स शीट जो है वो आपका जारी हो चुकी है। तो हमारे पास क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चंस आए थे, है ना, इस पेपर में जून 2023 में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चंस आए थे उन सभी का डिटेल सॉल्यूशन हम डिस्कस कर रहे होंगे वन बाय वन, है ना। 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी इसमें रहेंगे एंड 4 मार्क्स के क्वेश्चन। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चंस थे सबका डिस्कशन हम करेंगे इस वीडियो में। प्ले स्टोर से आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जिसका नाम है पढ़ रहे केमिस्ट्री, जहां पे आपको जैम के लिए, नेट के लिए, गेट के लिए, पीजीटी के लिए कोर्सेज अवेलेबल हैं। टेलीग्राम पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे जो हमारा चैनल है दैट इज CSIR कैम, CISR कैम के नाम से हमारा चैनल है टेलीग्राम पे। वहां पे आपको इस लेक्चर की PDF भी मिलती रहेगी एंड और भी बहुत सारा आपको अपडेट मिलती रहती है इस चैनल पे। ठीक है, तो चलिए भाई शुरुआत करते हैं बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए। सारे जो क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन देखिए। सबसे पहला जो क्वेश्चन था आपका, ये 2 मार्क्स में आपसे पूछा था मेन ग्रुप एलिमेंट्स का। द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम बॉन्डेड टू द ईच फास्फोरस सेंटर, ये है आपका P4O6 और एक है P4O10। दीज आर द ऑक्साइड्स ऑफ फास्फोरस। देखिए सबसे पहले कभी भी अगर आपको फास्फोरस के ऑक्साइड्स बनाने हैं तो आपको पहले P4 के बारे में आइडिया होना चाहिए। अगर आपको P4 की स्ट्रक्चर पता है तो ऑक्साइड में आपको कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ P4। अब इसी स्ट्रक्चर में क्या कर दो, अगर 6 है तो इसका मतलब क्या करना है, यहाँ पे 6 बॉन्ड लगा दो POP। यहाँ पे देखो POP हो जाएगा, सेम यहाँ पे भी POPO लग जाएगा। जहां पे आपको PP बॉन्ड दिख रहे थे ना, अब वहां पे हर जगह आप क्या लगा दो, POP बॉन्ड लगा दो। हर जगह आप क्या लगा सकते हैं, अब यहाँ पे आपको POP बॉन्ड लगा देने हैं। तो इस प्रकार से जब आपने लगाया तो इसके पास देखिए ये 1 लोन पेयर, ये 2 लोन पेयर, ये 3 लोन पेयर, ये 6। तो ये आपसे ये कह रहा था द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम बाउंडेड टू। तो यहां पे देखो एक फॉस्फोरस को पकड़ लो, ये कौन हो गया आपका P4O6 हो गया। कौन? P4O6। इसमें आप एक फॉस्फोरस को पकड़ लीजिए। पहले मैं कॉपी कर लेता हूं क्योंकि इसी से हम आगे क्या बनाएंगे आपका, इसी से हम आगे क्या बनाएंगे, P4O10 की स्ट्रक्चर भी बनेगी। 1 मिनट रुकिएगा, ठीक है। इसी से हम आपका P4O10 की स्ट्रक्चर भी बना रहे होंगे, तो इसको यहां लिख देता हूं मैं, ठीक है। यस, अब यहाँ पे आप एक फॉस्फोरस को पकड़ लीजिए। अब ये देखिए कि ये वाला जो एक फॉस्फोरस है, एक इस ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, दूसरा इस ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है और तीसरा इस ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। तो एक फॉस्फोरस को अगर आप देखेंगे तो P4O6 में तो वो आपका 3 फॉस्फोरस से जुड़ा हुआ है, 3 से। अब P4O10 में क्या हो जाता है, जहां पे भी आपको P बॉन्ड, P के ऊपर लोन पे वहां P डबल बॉन्ड O लगा दो, यहाँ पे भी P डबल बॉन्ड O लगा दो, यहाँ पे भी P डबल बॉन्ड O लगा दो और यहाँ पे भी P डबल बॉन्ड O लगा दो। अब ये जो स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं ये है आपका P4O10 की। अब यहाँ पे 3 तो थे ही थे, उसके साथ में एक और ऑक्सीजन आ गया है, तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन हो जाएंगे फॉस्फोरस से बाउंडेड, दैट इज 4, दैट इज 4। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आना था ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, कि यहाँ पे 3 फॉस्फोरस जुड़े हुए, फॉस्फोरस के साथ 3 ऑक्सीजन जुड़े हुए होंगे एंड यहाँ पे फॉस्फोरस के साथ 4 ऑक्सीजन जुड़े हुए होंगे। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं भाई। 18 इलेक्ट्रॉन रूल, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड का ये क्वेश्चन था। ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। आपसे पूछ रहे थे कि इनमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स जो है 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो नहीं करेगा। नहीं, डज नॉट वर्ड लिखा हुआ है, नहीं फॉलो करेगा, बताइए। तो इसमें पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। देखो पहले जब आप इसकी ट्राई करेंगे, वैनेडियम VCO का 6, तो वैनेडियम के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई आपका 5, और यहाँ पे CO का इलेक्ट्रॉन काउंट कितना होता है 2, कितने CO लगे हुए 6, ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 12, तो ऐड करने के बाद कितना आएगा 17। इसका मतलब ये हो गया कि ये 17 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, तो 18 तो नहीं होने वाला है। इसी से देख के बता देते हैं हम हमारा करेक्ट आंसर। फिर भी हम इसको भी ट्राई कर लेते हैं। तो टाइटेनियम के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, CP 2 लगे हुए हैं, तो CP, एक CP का 5 होता है तो 2 CP का 10 हो गया। और क्लोरीन जब तक मेंशन ना हो उसको हम टर्मिनल क्लोरीन ही मानेंगे, इलेक्ट्रॉन काउंट 2 हो जाएगा। तो ये आपका 16 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं।
तो ये यहाँ पे 17 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे आपका 16 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये वाला जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इसमें जो दोनों कॉम्प्लेक्स है वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को ओबे नहीं कर रहे हैं। अगर मैं आपको एक और ये वाला सेकंड ऑप्शन ट्राई करके बताऊं प्रैक्टिस के तौर पे, तो मैग्नीज के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ब्रोमीन के पास 1 होता है, 5 CO लगे हुए, तो कितना हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन काउंट। एक CO का 2 होता है, 5 का हो गया 10, तो कितने हो गया आपका 18 इलेक्ट्रॉन। कितने 18। सेम इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर आ जाइए, मैग्नीज का कितना होता है 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस में 5 CO मतलब 10 हो गया, एक नेगेटिव का मतलब एक ऐड कर दीजिए, तो यहां पे भी आपका 18 इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये तो 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहे हैं। तो इसी प्रकार आप बाकी ऑप्शंस को ट्राई कीजिएगा तो आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। हमारा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप देख पा रहे हैं, दिस इज फ्रॉम बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही ये क्वेश्चन है आपका। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, ये भी शायद 2 मार्क्स में पूछा था। तो देखते हैं, ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंजाइम, है ना। एक आपने कार्बोक्सी अनहाइड्रेज एंजाइम सुना होगा, ये कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंजाइम है। तो इसमें ये पहली स्टेटमेंट, पहले तो इसकी स्ट्रक्चर देख लीजिए स्टूडेंट। यहाँ पे Zn के ऊपर +2 चार्ज होता है, यहाँ पे वाटर लगा हुआ होता है, यहाँ पे एक हिस्टाडीन यूनिट, दूसरी यहाँ पे ग्लूटामिक यूनिट लगी हुई होती है और एक हिस्टाडीन यूनिट। अगर तीनों हिस्टाडीन यूनिट होती ना फिर तो वो कार्बोनिक अनहाइड्रेज एंजाइम हो जाता। फिलहाल दिस इज योर कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंजाइम। ये कह रहा है क्या, यहाँ पे जो ये Zn2 पॉजिटिव है ये लेविस एसिड के तौर पे एक्ट करता है। बिल्कुल सही है, यहाँ पे ये लेविस एसिड के तौर पे एक्ट करता है, ये बिल्कुल सही है ना। ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है। उसके बाद देखिए, द सब्स्टिट्यूशन ऑफ Zn2 पॉजिटिव आयन बाय कोबाल्ट +2 इन रिडेंटर एंजाइम इनएक्टिव, ऐसा यहाँ पे कुछ होता नहीं है, ऐसा यहाँ पे कोई लेना देना है नहीं। उसके बाद देखो सी और डी में से क्या आंसर आएगा। 2 हिस्टाडीन नाइट्रोजन एटम एंड ग्लूटामेट ऑक्सीजन एटम एंड वाटर मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेट टू Zn2 पॉजिटिव। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। 2 हिस्टाडीन यूनिट लगी हुई है, एक ग्लूटामिक यूनिट लगी हुई है यहाँ पे, बिल्कुल सही है। 3 हिस्टाडीन नाइट्रोजन एटम एंड वाटर, नहीं ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये कब होता, ये होता है कार्बोनिक अनहाइड्रेज के लिए, यहाँ पे नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है हमारी, ए एंड सी ओनली करेक्ट। कौन कौन सी, ए और सी हमारी करेक्ट होगी। और इसका काम क्या होता है भाई, ये पेप्टाइड बॉन्ड की क्लीवेज करता है ना। इस एंजाइम का काम क्या होता है, ये पेप्टाइड बॉन्ड की क्लीवेज करता है। तो ये बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा भाई, लिटिल बिट ट्रिकी क्वेश्चन है ये आपका, क्वेश्चन नंबर 4। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से लिंक्ड करता है ये, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से। तो इसको देखो, अगर आपको दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मैं लिख देता हूं। यहाँ पे पूछ रहा कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ कोबाल्ट का, किसके अंदर, सीजियम COCl5। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, एक तो ये बताना है आपको, है ना। दूसरा जो मॉलिक्यूल आपको गिवन है आपका दैट इज अमोनियम आयन, अमोनियम का 3 हो गया यहाँ पे, एंड ZnCl5। देखो नॉर्मल देखने से आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पे तो भाई 5 क्लोरीन है। देखो इसको आप ऐसे लिख, नॉर्मल अगर आप बनाना चाहते तो आप इसको ऐसे बना देते कि भाई ये देखो ये CO एंड COL का 5 एंड ये रहा। यहाँ पे तो आप बोलोगे जी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 5 होना चाहिए, है ना। सेम यहाँ पे भी बोलोगे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 5 होना चाहिए। बट अगर आप इनका पॉइंट ग्रुप या एक्सपेरिमेंटल डाटा के अकॉर्डिंग देखेंगे तो इन दोनों का ही जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है दैट इज योर 4। इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है ना। ये याद रखने वाला होता है भाई, पढ़ाया जाता है आपको, है ना। कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स लिखाए जाते हैं जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर थोड़ा सा अलग आता है। तो इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आना था, 4। इन दोनों कॉम्प्लेक्स का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 4 और 4 आना था। तो बी इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आना था दैट इज ऑप्शन नंबर बी। होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। ये क्वेश्चन ऐसा था भाई, अगर आपने पहले पढ़ रखा है तो ही आप कर पाते, वरना फिर इसकी पॉसिबिलिटी नहीं थी। पहले पढ़ा हुआ होना चाहिए ये क्वेश्चन, तब पॉसिबिलिटी थी, वरना तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पीरियोडिक प्रॉपर्टी से इजी सा क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा 2 मार्क्स में पूछा था शायद ये भी। XYZ ऑफ 3p ब्लॉक एलिमेंट्स, सेकंड रो में बता रहा कि सेकंड रो के एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती जा रही है, देखो है ना। ये देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपका रिलीज होती जा रही है, ज्यादा होती जा रही है। तो बताइए कि क्या स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट होगी।
स्टूडेंट सेकंड पीरियड के आप एलिमेंट लिखिए कि कौन कौन से होते हैं। तो सेकंड में आप लिखोगे लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड आपका नियोन, ये सब होते हैं। अब देखो यहां पे अगर मैं बात करूं, ये दोनों तो मेटल्स होती हैं, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का कोई कंसेप्ट होता ही नहीं है ना। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसके लिए होती है? नॉन मेटल्स के लिए। यहां पे तो पॉजिटिव आएगी इनकी वैल्यू। नियोन के लिए भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू या तो जीरो होगी या पॉजिटिव होगी। मतलब अब ये चार रहे, ये चार या पांच ये रहे होंगे हमारे पास, ठीक है। अब एक बात आपको पढ़ाई जाती है, जब भी आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपका क्या करती है भाई? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज करती है। तो ये समझ में आ रहा है, देखो -15 से जब आप गए यहां पे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लगातार इंक्रीज कर रही है वहां से वहां। अब ये कह रहा है कि जो वाई है आपका यहां पे देखो अब ये कौन कौन से एलिमेंट हो सकते हैं समझना है। मोस्ट प्रोबेबली ये जो एलिमेंट होंगे ना, ये वाले मिलेंगे आपको, ये तीनों, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन थोड़ा सा लिंक करना पड़ेगा आपको। ये इसको मैं एक्स मान रहा हूं, इसको मैं वाई मान रहा हूं और इसको मैं जेड मान रहा हूं, ठीक है। मान के देखो, अब देखना यहाँ पे एक्स हैज द फर्स्ट हाईएस्ट होगी क्या? वाई की हाईएस्ट नहीं होती है। आप सभी को पता है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में एक्सेप्शन होता है। ड्यू टू हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नाइट्रोजन की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है और लेफ्ट टू राइट जाने से तो आयोनाइजेशन एनर्जी वैसे तो इंक्रीज ही करती है। तो क्या वाई की ज्यादा होगी क्या? नहीं, वाई की ज्यादा नहीं हो सकती, हटा दो। एक्स हैज मोस्ट नंबर ऑफ पी इलेक्ट्रॉन, नहीं, इसके पास तो पी इलेक्ट्रॉन 3 है, इसके पास पी इलेक्ट्रॉन कितने हो गए जी? 4 हो गए, और इसके पास पी इलेक्ट्रॉन 5 हो गए, है ना। तो इसका मतलब एक्स के पास सबसे ज्यादा पी इलेक्ट्रॉन तो नहीं है, हटा दो इसको भी। एक्स हैज हाईएस्ट प्रोटॉन एफिनिटी, क्या एक्स की प्रोटॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा होगी? नहीं होगी। प्रोटॉन एफिनिटी का मतलब ये हो गया बेसिकली, अगर आप देखोगे यहाँ पे बेसिक करैक्टर आप बोल दो या नेगेटिव चार्ज आप बोल दो ना। फ्लोरीन प्रोटॉन को अच्छे से एक्सेप्ट कर पाएगा क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो ये भी यहां से हटा दो। एंड फोर्थ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है जेड हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखिए अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ रही है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ती है, और आप सभी को पता है कि पूरी पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो होती है फ्लोरीन की, अकॉर्डिंग टू पोलिंग स्केल 4 वैल्यू होती है। कितनी? 4। तो यहां पे यानी कि हमारा फोर्थ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आना था। फोर्थ हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आना था। थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना पड़ता, लेकिन ये क्वेश्चन आप इजीली सोल्व कर पाते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये एफ ब्लॉक एलिमेंट का क्वेश्चन है, इजी बोलेंगे इसको भी। आपसे बोला गया जो लैंथेनाइड्स होते हैं उसके बारे में आपको कुछ स्टेटमेंट्स बतानी है। ये भी क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का। कितने क्वेश्चन हो गए भाई? मैं एक बार लिखता चलूंगा यहाँ पे, ये आइडिया भी लग जाएगा इनऑर्गेनिक में कितने क्वेश्चन आए थे। ये 5 नंबर क्वेश्चन था, अभी हमारा 6 नंबर क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। लैंथेनाइड्स के बारे में, द मेटल आयन इंटरेक्ट विदली विद द लिगैंड ऑर्बिटल्स, ये बिल्कुल सही है। देखिए जो लैंथेनाइड्स होते हैं ना, उसमें 4f ऑर्बिटल्स होता है, तो वो डीपली सीटेड होता है ना, वो डीपली ब्यूरिड होता है। अगर वो डीपली ब्यूरिड होगा तो वो ज्यादा इंटरेक्शन कर नहीं पाएगा। इसी को आप दूसरे वे में समझना चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं, एक लैंथेनाइड्स और एक एक्टेनाइड्स। एक्टेनाइड्स की कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी ज्यादा होती है, एक्टेनाइड्स की कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी ज्यादा होती है। उसमें रीजन यही होता है कि जो एप ऑर्बिटल होता है वो डीपली सीटेड या डीपली ब्यूरिड नहीं होता है, लेकिन लैंथेनाइड्स में वो डीपली ब्यूरिड होता है, न्यूक्लियस के साथ उसकी अट्रैक्शन ज्यादा होती है, तो वो लिगेंड के साथ इतनी इंटरेक्शन कर नहीं पाता है, तो इतने अच्छे कॉम्प्लेक्स नहीं बनते हैं लैंथेनाइड्स के। ए स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अ लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट रिजल्ट इन द लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजिशंस, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, है ना, ऐसा कुछ होता नहीं है यहाँ पे, ठीक है, इसको हटा दीजिए। द एफ ऑर्बिटल आर डीपली ब्यूरिड, इन सभी के पीछे जो रीजन चल रहा है ना वो यही चल रहा है सी वाला, कि वो डीपली ब्यूरिड होता है 4f ऑर्बिटल्स। उसके बाद ये देखो, ये कह रहा है दे सो स्ट्रॉन्ग एफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। नहीं भाई देखो, अगर एफ डीपली ब्यूरिड है तो यहाँ पे जो एफ ट्रांजिशंस होते हैं वो स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, वो आपका वीक होते हैं। कैसे होते हैं भाई? आपका वीक। एक मिनट इसको चेक करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं हम गड़बड़ कर रहे हैं इसमें। तो मैंने आपको बताया कि हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है, ए तो इन दोनों में आएगा, तो इसका मतलब ये आंसर पॉसिबल नहीं हो सकता एंड ये आंसर पॉसिबल नहीं हो सकता। अब देखो सी तो सभी ऑप्शन में आ रहा है, तो सी तो बिल्कुल करेक्ट है। सी यहाँ पे भी है, 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 और बी भी मैक्सिमम केसेस में आ रहा है। सॉरी, ये ठीक था भाई, ये बी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट आएगी, इसको आप करेक्ट कर लेना।
बी बिल्कुल करेक्ट है। देखो नंबर द लार्ज नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट में क्या होता है, जितने ज्यादा माइक्रो स्टेट्स होंगे है ना, उतने ज्यादा ही आपको ट्रांजिशंस देखने को मिलते हैं। ये सही स्टेटमेंट है, थोड़ा सा ध्यान देना था। देखो जितने ज्यादा माइक्रो स्टेट, उसके बाद ज्यादा स्टेट्स आएंगी, ज्यादा आपको इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस देखने को मिलते हैं। बी ठीक है, बी करेक्ट है। तो बी यहाँ पे भी है, बी तो यहाँ पे भी है और बी यहाँ पे भी, हटाओ। तो इसके बाद ए बी सी इज द करेक्ट आंसर आएगा, ए बी सी। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि डी इज नॉट करेक्ट। यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग एफएफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन नहीं होते हैं, यहाँ पे वीक एक्टेनाइड्स में स्ट्रॉन्ग होते हैं, एक्टेनाइड्स में स्ट्रॉन्ग। तो भाई एफ ब्लॉक में जब आपको एक्टेनाइड्स और लेंथेनाइड्स का कंपैरिजन पढ़ाते हैं तो वहां पे इसको बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन किया जाता है, पूरी यहाँ पे कहानी बताई जाती है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं स्टूडेंट। ये देखिए ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। For a transition metal M, the correct order of carbon 13 NMR spectral shift in ppm relative to this, ये रेफरेंस होता है फॉर द moieties this and this। देखो इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना आपको, नॉर्मल आपको है ना। अगर आपने ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी है C13, वहां पे भी इसके बारे में आपको एक्सप्लेनेशन दी जाती है, वहां पे भी इसके बारे में एक्सप्लेनेशन। तो आपको वहां पे पढ़ाया जाता है कि जहां पे C डबल बॉन्ड O होता है ना, उसकी वैल्यू काफी ज्यादा हाई होती है, 200 के आसपास, 200 से भी ज्यादा, जहां पे C डबल बॉन्ड O होता है। देखो मेटल का यहाँ पे कोई रोल है ही नहीं, मेटल का कोई रोल नहीं है ना। हमें पता कि कौन सी मेटल है, इतना पता कि मेटल इलेक्ट्रॉन देगी, इसको भी देगी, इसको भी देगी, इसको भी देगी, और वो इक्वल इफेक्ट डालेगी है ना। जितनी उसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू को कम करेंगे करेगी। लेकिन अब यहां पे आपको ये पता होना चाहिए कि इन तीनों में से किसकी ज्यादा होती है। तो ये आपको ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी जब पढ़ाते हैं एक्सप्लेन किया जाता है कि CO की वैल्यू सबसे ज्यादा, CO में जो कार्बन होता है उसकी सबसे ज्यादा, उसके बाद आपका फिनाइल वाले कार्बन की, और सबसे कम होती है मिथाइल वाले कार्बन की। जब आपको C13 में आपको केमिकल शिफ्ट पढ़ाई जाती है, वहां पे ये डाटा आपको लिखवाया जाता है। तो सबसे ज्यादा किसकी होगी, CO वाले की, उसके बाद C5H5, यानी कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है फर्स्ट। यहाँ पे मेटल का कोई खास रोल नहीं था, अगर आपको वो ऑर्गेनिक वाला डाटा पता था वही लगा के इसका आंसर निकल जाता। कोई ज्यादा यहाँ पे है ना उठपटांग कुछ चीजें करनी नहीं थी, नॉर्मल वही चलना था हमारा। 7 क्वेश्चन हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग से इजी सा क्वेश्चन पूछा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था ये, बस आपको पढ़ा हुआ होना चाहिए, 2 मार्क्स में था। यहाँ पे देखो ये कह रहा कि इस नाइट्रोजन की है ना स्ट्रक्चर बतानी हमें क्या होगी, और यहाँ पे डिफरेंस देखो कहाँ पे आ रहा है। नाइट्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने होते भाई नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 5। तो 2 तो यहां शेयर कर लिए, 2 यहां शेयर कर लिए, 1 यहां शेयर कर लिया, बच गया 1 लोन पेयर। तो यहाँ पे इसके पास 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अगर लोन पेयर है तो ये स्ट्रक्चर कैसी हो जाएगी, बैंट। कैसी हो जाएगी, बैंट। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी इसकी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन एंड बैंट स्ट्रक्चर। बट यहां पे देखिएगा, अगर आप यहां पे क्या लगा देते हैं है ना, Si सिलिकॉन का हाइड्राइड, तो आप सभी को पता होगा स्टूडेंट, ये जो लोन पेयर है ना, अब यहाँ पे आपका बैक बॉन्डिंग होती है, इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है सिलिकॉन के पास, तो ये इसको यहाँ से डोनेशन दे देगा। अगर ये डोनेशन दे देगा तो ये डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पे, सिलिकॉन ये रहा आपका कुछ इस प्रकार से, नाइट्रोजन ये रहा। अब इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, इसने डोनेशन दे दिया है, तो है ना, समझ पा रहे हैं ना मेरी बात को आप। तो यहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, इसकी वजह से इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है sp। अगर sp हाइब्रिडाइजेशन है तो लीनियर क्या हो जाएगी इसकी ज्योमेट्री, इसकी जो स्ट्रक्चर है वो दैट इज लीनियर। इसकी बेंट क्यों हुई, क्योंकि इस कार्बन के पास नो वैकेंट डी ऑर्बिटल, यहां पे बैक बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है, नो वैकेंट डी ऑर्बिटल, इसके पास कोई वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं थे, तो यहां पे आपका बैक बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी नहीं है, तो यहां पे लोन पेयर बना रहेगा, तो बेंट। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का, कि पहले वाला जो देख पा रहे हैं आप, इसकी बेंट स्ट्रक्चर होगी, और दूसरे वाले की आपका लीनियर स्ट्रक्चर होगी। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यस, ये देखिएगा भाई एफ ब्लॉक एलिमेंट का क्वेश्चन है ना। एफ ब्लॉक से 4 क्वेश्चन इस बार पूछे थे, ये 2 मार्क्स में आपसे पूछा था, लेंथी क्वेश्चन है ये थोड़ा सा। आपसे बोला गया है द ग्राउंड स्टेट टर्म एंड मैग्नेटिक मोमेंट निकालो फॉर dy। देखिए एफ ब्लॉक में अगर आपको उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो इसमें हम ट्रिक भी पढ़ते हैं है ना, कि सीने पर नदियां प्रेम की समाई
यूं गदगद तब दिल हुआ। ये देखो ये आ गया जी dy ये रहा। तो यहां पे देखो अगर +3 में है तो इसके पास F1 होता है, +3 है तो F2 होता है, +3 है तो F3 होता है, F4 होता है, F5 होता है, F6 होता है, F7 होता है, F8 होता है, F9 होता है। ये है मेन पॉइंट। तो बस अगर आपने ये निकाल लिया फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है ना। अगर आप इतना निकाल पाते हैं फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। ऐप ब्लॉक में अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है तो मोस्ट प्रोबेबली है कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अब हमें ये पता है कि सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं यहाँ पे, दैट इज ग्राउंड स्टेट टर्म। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6 और 7। अब यहाँ पे देखो ये होता है आपका +3, ये +2, ये +1, 0, -1, -2, -3। तो यहाँ पे 9 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है। तो ये देखो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे कैपिटल एल की वैल्यू निकालते हैं वो क्या आएगी, ये हो गया जी 3 की मल्टीप्लाई 6 और 4 10 और 6 और 4 10 और 1 11। 11 यहाँ पे हो गया, 3 2 5 और 1 6। तो 11 में से 5 को माइनस कर दीजिए, 6 आएगी। कितनी आएगी 6। कैपिटल एल की वैल्यू कितनी होगी 6। एस की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे एस, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं। तो 5/2 हो गया आपका स्मॉल एस, स्पिन क्वांटम नंबर। क्या हो गया एस की वैल्यू कितनी होगी 5/2। अब देखो अब यहाँ पे मोर देन हाफ फील्ड है तो हम क्या यूज करते हैं, एल प्लस एस की वैल्यू क्या, जे की वैल्यू जो है, जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर ये आपका मोर देन, 1 मिनट रुकना भाई कोई गड़बड़ तो नहीं चल रही ना, 6 ही आएगी ना इसके लिए, 4 और 6 10 11, 11 में से 3 2 5 6, 5 आएगी भाई, सॉरी 6 है ना वो, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आएगी। एक बार करेक्ट कर लेना भाई, थोड़ा सा आप देखेंगे। देखो ये 3 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे 6 10 और 1 11, 11 में से 3 2 5 और 1 6 माइनस करोगे, 11 में से 6 माइनस करोगे तो 5। तो यहाँ पे मोर देन हाफ फील्ड है तो जे की वैल्यू होती है दैट इज एल प्लस एस। तो 5 प्लस अगर आप 5/2 करते हैं तो ये कितना आ जाएगा आपका 15/2 आ जाएगा। ठीक है 15/2। तो कैसे निकाली जाती है भाई, यहां तो हमें पता लग गया अगर एल है ना, कैपिटल एल की वैल्यू 0 1 2 3 4 और 5 भी, तो इसके लिए होती है एस पी डी एफ जी और 5 के लिए क्या होगी एच, 5 के लिए क्या होगी एच। ठीक है नीचे क्या लिखेंगे आपका एल प्लस एस, तो कितना हो जाएगा 15/2, 15 को डिवाइड कर दो 2 से। ठीक है अब यहां पे ऊपर क्या आता है, ऊपर आती है स्पिन मल्टीप्लिसिटी। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालेंगे तो कैसे निकलेगी 2s+1, 2s+1 2 इंटू में 5/2 प्लस में 1 यानी कि 6। तो यहां पे अगर आप स्पिन मल्टीप्लिसिटी की देखेंगे तो कितनी आ गई 6। तो ये हमारे पास आ गई जी ग्राउंड स्टेट टर्म। क्या आ गई ग्राउंड स्टेट टर्म। ये आते ही 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं, 3 और 4 तो पॉसिबल नहीं होगा। अब है ना 3 और 4 तो पॉसिबल नहीं होगा। अब देखो नॉर्मल आपको कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5। तो नॉर्मल आप समझ सकते हैं अगर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो ये मैग्नेटिक मोमेंट आनी चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। यहां पे हम एलएस कपलिंग से निकालते हैं, ये आंसर नहीं आएगा, सेकंड आएगा। अब ये कैसे निकालते हैं, ये इसके लिए मैं फॉर्मूला बता देता हूं कि आप एलएस कपलिंग कैसे निकालते हैं इसके लिए, है ना। अगर आपको मैग्नेटिक इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट यहां पे निकालनी है दैट इज जी, है ना, दैट इज आपको यहां पे जी की वैल्यू पता होनी, जी प्लस में जे इंटू J+1, है ना। ये वाला आपका कुछ आपका एक फार्मूला होता है, इस फार्मूले से निकाली जाती है, मतलब पूरा एक फार्मूला होता है और इस जी को निकालने का फिर एक अलग फार्मूला होता है। यानी कि देखो मैं आपको ये बता रहा हूं फिलहाल, यहाँ पे वो फॉर्मूला आप सभी को पता होगा, आइडिया है ना, पढ़ाया जाता है नॉर्मली। तो यहाँ पे ये मैग्नेटिक मोमेंट तो है स्पिन ओनली वाली, बट यहाँ पे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में जो हम डिस्कशन करते हैं दैट इज एलएस कपलिंग होती है। तो यहाँ पे आपकी जो वैल्यू आती है वो फॉर्मूले से आती है, जी वाला जो फॉर्मूला यूज करते हैं। और जी का भी फॉर्मूला होता है 3/2 प्लस में s इंटू S+1, है ना, माइनस एल इंटू में L+1 और नीचे हम डिवाइड कर देते हैं आपका 2J इंटू J+1 से। यहां से हमारी वो स्मॉल जी की वैल्यू आ जाती है। अब वो जी की वैल्यू निकाल के उस फॉर्मूले में पुट करते हैं और उस हिसाब से हमारी वैल्यू जब आप काउंट करके देखेंगे दैट इज 10.65 इज द करेक्ट आंसर। क्या आएगी 10.65 इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का सही आंसर आना था ऑप्शन नंबर 2।
तो ये हमारा 9th नंबर क्वेश्चन था एफ ब्लॉक एलिमेंट का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी नेक्स्ट कंसेप्ट पे। ये टर्म सिंबल आपसे पूछे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो टर्म सिंबल आपसे यहाँ पे पूछे थे, इसमें द करेक्ट सेट ऑफ पॉसिबल टर्म सिंबल। तो इसको लास्ट वाले को देखो कि एस में एक है, एस में एक है एंड आपका पी में भी एक है, एस में भी एक है और पी में भी एक है। एस में एक है तो 0 और यहां पे आपका +1। देखो कौन कौन सी पॉसिबिलिटी मैं बता रहा हूं। देखो अगर आप इन दोनों को इस तरीके से रखते हैं तो यहाँ पे स्पिन क्वांटम नंबर कितना आ गया, हाफ प्लस हाफ 1 आ गया, यानी कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी हो गई, स्पिन मल्टीप्लिसिटी आपका दैट इज 3, दैट इज 3 हो गई स्पिन मल्टीप्लिसिटी। ठीक है ना। लेकिन जब आपने इसको ऐसे रखा तो एल की वैल्यू कितनी हो गई, यहां तो 0 थी, ये 0 हो गई और यहां पे +1 हो गई, और +1 का मतलब P, +1 का मतलब क्या हो गया आपका P, है ना। तो यानी कि आपका एक तो ये पॉसिबिलिटी है 3P हो गया। अब देखो ये दोनों ही आपका लेस देन हाफ फिल्ड है, तो यहाँ पे L माइनस एस करो, L माइनस अगर आप S करते हो, L माइनस एस करते हो तो 0 आ जाएगा। यानी कि एक तो आपका ये वाली इसकी पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबल हो सकती है, ये पॉसिबल हो सकती है ये वाली टर्म। दूसरी देखो बना बना के देखनी पड़ेगी। तो 3P आपको यहाँ पे 3 इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, सभी में दिख रहा है। ये तो देखो सभी में दिख रहा है, बड़ा आसान हो गया। उसके बाद अब आप ऐसे करके देख लो यहाँ पे, है ना, इसको कि आपने अब इसकी स्पिन को ऐसे कर दिया है एंड ये आपको पॉसिबिलिटी बना बना के देखनी पड़ेगी ना, +12 और इसकी स्पिन आपने ऐसी रखी है। अब यहाँ पे क्या होगा ना, एस की एल की वैल्यू तो 1 ही है, बट यहाँ पे अब स्पिन क्वांटम नंबर ये -12 ये +12 0। अगर ये है तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी हो गई, फिर आपका स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी हो गई 1। तो यहाँ पे अब देखो कि क्या पॉसिबिलिटी आएगी, यह P हो गया 1 हो गया और 0, क्या हो गया 1P0। तो 1P0 आप देखिए कहां पे है, 1P0 पॉसिबल होगा या नहीं होगा ये हमें समझना। सॉरी ये 1P नहीं, L माइनस एस करोगे तो 1 आएगा ना। L माइनस एस अगर आप करते हैं, देखिए ये L हो गया, ये S 0 है, यहाँ पे L माइनस एस करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 0 लिख रहा हूं गलती से, 1 आएगा। तो 1P1 भी पॉसिबिलिटी है, 1P1 भी आ सकता है। तो देखो 1P1 किन किन ऑप्शंस में दिख रहा है, इस ऑप्शन में दिख रहा है 1P1। ठीक है, यहां तो नहीं है 1P1 कहीं पे भी, इस ऑप्शन को हटा दो, एलिमिनेट कर दो, यहां पे भी है, यहां पे भी है, तो एक ऑप्शन को एलिमिनेट अब हम कर पाए हैं। उसके बाद देखो ये कह रहे हैं कि भाई स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3 ही रखो। अब हम कैसे नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या बना सकते हैं, मैं यहां पे बना के दिखा रहा हूं नेक्स्ट पॉसिबिलिटी, ये देखो यहां ऊपर। अब हम ऐसा कर सकते हैं कि दोनों ही इलेक्ट्रॉन को आप अब देखो ये रहा, अगर आप दोनों इलेक्ट्रॉन को यहां पे रख देते हो और इस तरीके से, ठीक है, तो अगर आपने ऐसे रखा तो स्पिन क्वांटम नंबर 0, स्पिन मल्टीप्लिसिटी हो गई 1। ठीक है, बट यहां पे L की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई, है ना, +1 0 -1 होता है, तो यहां पे L की वैल्यू 2 हो गई। L की वैल्यू 2 होने का मतलब क्या होता है कि D, है ना, L की वैल्यू 2 होने का मतलब होता है D, और L माइनस एस करोगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और ये 1। लेकिन ऐसी तो कोई टर्म हमें नजर नहीं आ रही, तो इसका डिस्कशन हम यहाँ नहीं करेंगे। ठीक है, मेनली अब ये देखो, अब ऑप्शन पकड़ो आप, सीधी सी बात है। अगर हम देखें यहाँ पे भी 3P2 दे रखा, 3P2 तो सभी में कॉमन है। तो ये देखो अभी अभी कौन कौन सी मिल गई है अपने को, P1 ये मिल गई है, ठीक है, 3P2 भी मिल गई है और 3P0 भी मैंने आपको बता दी है। अब जो डाउट आ रहा है ना आपको, वो किस किस में आ रहा है उसका डिस्कशन कर लेते हैं। एक तो ये कह रहा है यहाँ पे 3P1 तो नहीं बताई ना, एक इसके बारे में, ये देखो ये पॉसिबल हो सकती है क्या, आप मुझे ये बताओ, एक ये है और एक ये, कौन सी इनमें से पॉसिबल होगी, क्या यहाँ पे 3P1 पॉसिबल हो सकती है, ये 3 और ये आपका 1, क्या ये पॉसिबल हो सकती है, कैसे देखिए। देखो इसके लिए हमें क्या चाहिए, इसके लिए हमें क्या चाहिए कि भाई आपका स्पिन, जो आपका स्पिन क्वांटम नंबर हो दैट इज हाफ एंड हाफ, सेम स्पिन के हो, सेम स्पिन के, ये आ गया जी यहाँ पे। 3P1 तो हमने डिस्कस नहीं किया ना, ठीक है, तो ये आपका सेम आ गए। और L की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए, L की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। तो ये ठीक तो है ना। पहले हमने यहाँ सेम स्पिन दिखाई थी तो हाफ हो गया था, 3 आ गया था, P आ गया था, L माइनस एस किया था, यानी कि 1 आना चाहिए ना। बेसिकली यहाँ पे हम क्या चाहते हैं कि 1 आए यहाँ पे, तो 1 कैसे आ सकता है, L प्लस एस से आ सकता है। तो L प्लस एस कैसे बनेगा भाई, देखो इसमें आप L प्लस एस कैसे कर सकते हैं, L प्लस एस कैसे कर सकते हैं भाई,
सेम स्पिन आपने यहाँ पे रख दी है, ये रहा, ठीक है। तो इसकी भी पॉसिबिलिटी बन जाएगी अगर आप ये देखेंगे कि भाई आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अलग अलग हो, L माइनस एस की वैल्यू आपका 1 आए, L माइनस एस की वैल्यू 1 आए और P टर्म आए, तो ये ठीक दिख रहा है, ये यहां से पॉसिबिलिटी बन सकती है। बट यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे S की वैल्यू ये आ रही है और यहाँ पे हमें S की वैल्यू क्या लेके आनी है, इसको आना आप ऐसे कर लो बस। अगर आप ऐसा कुछ करते तो ऐसी पॉसिबिलिटी तो नहीं बन पाएगी, है ना। तो एक पी में भरना, तो इसको जब आप निकाल के देखते हैं तो ये वाली टर्म पॉसिबल नहीं होती है, ये वाली टर्म पॉसिबल नहीं होती है, ठीक है। तो और पी वाली पॉसिबल होती है यहाँ पे, ठीक है, पी वाली पॉसिबल होती है, एस वाली यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी बनती नहीं है। आप निकाल के देख लीजिएगा, इसको ट्राई कीजिएगा एक बार, ठीक है। मैं भी इसको देख के आपको दोबारा से क्लियर कर दूंगा अच्छे से। फोर्थ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा, इसी तरीके से देखा जा सकता है, ठीक है ना। फोर्थ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा। ये देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 10 आ गया है हमारा। एक मिनट रुको, कितना क्वेश्चन हो गए हैं 9 के बाद, ये हमारा 10 नंबर का था, 10 नंबर क्वेश्चन। उसके बाद हम 11 नंबर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये आपका पूछा गया था किससे, एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो इनमें कुछ ज्यादा समझाने का नहीं होता। द फीचर दैट इनकरेक्टली डिस्क्राइब एन आइडियल डिटेक्टर इन द गैस क्रोमेटोग्राफी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा आपका फोर्थ। देयर इज अ लीनियर रिस्पॉन्स टू 10-fold चेंज ओनली इन द सोल्यूट कंसेंट्रेशन। लीनियर रिस्पॉन्स नहीं आता भाई, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे बेसिकली ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इसमें कुछ ज्यादा समझाने का होता नहीं है भाई आपका, है ना। एनालिटिकल केमिस्ट्री में याद रखने वाली बातें होती हैं, अगर आपने पढ़ रखा था तो आप बता पाते, अगर आपने नहीं पढ़ा था तो नहीं हो पाता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। यस, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था आपका, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। ईपीआर का क्वेश्चन है ये, इलेक्ट्रो पैरामैग्नेटिकम, तो पैरामैग्नेटिज्म 12 नंबर क्वेश्चन है। ये पढ़ाया जाता भाई, देखते ही आंसर आना चाहिए था, देखते ही आंसर आना चाहिए था। The electron paramagnetic resonance spectrum of the following molecule which represent a metal with S is equal to 1/2 rhombic symmetry। इस वर्ड के ऊपर फोकस करना था बस। तो जहां पे भी रोम्बिक सिमेट्री होती है ना, वहां पे आपका ये जो x is not equal to y and not equal to z, ये ध्यान रखना था। जहां पे भी रोम्बिक सिमेट्री होती है, ये पढ़ाया जाता आपको भाई। अगर आपके पास सिमेट्रिक जैसे क्यूबिक सिमेट्री हो, टेट्राहेड्रल हो, ऑक्टाहेड्रल हो, उसके लिए कहानी अलग होती है, पूरे केस पढ़ाए जाते हैं आपको। तो जहां पे भी रोम्बिक सिमेट्री होती है ना, यहाँ पे जी एक्स इज नॉट इक्वल टू जी वाई नॉट इक्वल टू जी, यहाँ तो सारे इक्वल दे रखे हैं, तो ये तो नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं होता, ये तो क्यूबिक सिमेट्री के लिए होता है, तो हटा दो इसका, तो ये नहीं पॉसिबल होगा। यहाँ पे आपको जी परपेंडिकुलर एंड पैरेलल दे रखा, दो ही दिखा रखे हैं, ये भी कोई लेना देना नहीं होगा इससे, इससे भी कोई लेना देना नहीं होगा। इसका जो लेना देना वो इससे, कि ये देखो इन सभी की वैल्यू अलग अलग आ रही है, जी एक्स जी वाई एंड जी जेड, ये सभी की वैल्यू अलग अलग है। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आना था दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये सिंपल क्वेश्चन था, अगर आपने ईपीआर को पढ़ा हुआ है तो वहां पे पढ़ाया जाता है। मैंने मेरे स्टूडेंट्स को ये पढ़ाया था क्लास में, लिखवाया हुआ है नोट्स में ऑलरेडी, तो बिल्कुल इजी था, देखते ही हो जाना चाहिए था। ये देखिए, ये क्वेश्चन आपका न्यूक्लियर केमिस्ट्री से है, ठीक है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री से ये क्वेश्चन 12 के बाद ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13। इस क्वेश्चन को भी आप थोड़ा बहुत ऑप्शन से ट्राई करके निकाल पाते, ऑप्शन से ट्राई करके आप निकाल सकते थे, ठीक है। इसके लिए आपको ऑप्शंस देख के और उनको ट्राई करना था कि कैसे करते हैं। जैसे क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि डी इज फॉर्म्ड बाय द 2 सक्सेसिव, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि एटॉमिक, देखो सी ऑप्शन, सी यहाँ पे भी है, सी यहाँ पे भी है, सी यहाँ पे भी है, तो सी की रिपीटेशन देखो 3 ऑप्शन में सिर्फ एक को छोड़ दिया जाए, तो एक बार मान लेते हैं हम, है ना, मान लेते हैं कि सी ठीक है, ऐसे मान के करना पड़ेगा। वैसे तो या तो आपको पूरी सीरीज याद हो, ये नहीं तो फिर आप मान के चलिए यहाँ पे। तो आपने मान लिया कि सी का एटॉमिक नंबर जो है दैट इज 91 है, एटॉमिक नंबर 91 है, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर अगर इसका 91 है और आप बी से सी जा रहे हैं, तो ये आपका 234 और 90, 91 का मतलब ये है कि इसने एक किसको, बीटा पार्टिकल को एमिट किया होगा ना, तभी तब 91 है ना, तो 91 है, तो अब यहां पे हम लिखेंगे इसमें 91 है, तो ठीक तो था, ये आपका बिल्कुल सही है कि यहाँ पे इसने एक बीटा पार्टिकल को एमिट किया हुआ। उसके बाद अगर ये है 91, तो यहां पे समझते हैं कि
न्यूक्लियोटाइड डी इज फॉर्म्ड बाय द टू सक्सेसिव बीटा पार्टिकल एमिशन फ्रॉम द बी। हम मान लेते हैं, एक बार स्टेटमेंट को मान के चलते हैं कि जो आपका बी आया था, द न्यूक्लियोटाइड डी इज फॉर्म्ड बाय द टू, एक बार तो हम कर चुके हैं ऑलरेडी, एक और बीटा पार्टिकल को एमिट कर दीजिए, एक और बीटा पार्टिकल को एमिट करेंगे तो इसका जो आपका ये देखो है ना, ये 92 आना चाहिए, 92, यहां पे 90 गिवन था, इसलिए डी ऑप्शन को हटा दो, जहां जहां डी ऑप्शन दिख रहा हटा दो, ये दोनों तो गए, ये डी भी हट गया, ये डी भी हट गया, यहां पे भी सी है, सी यहां पे भी सी है, यहां पे भी ए है, यहां पे भी ए भी कंफर्म हो गया, ए हमारा कंफर्म हो गया, सी हमारा कंफर्म हो गया। अब कह रहे हैं कि द न्यूक्लियोटाइड ई, बी स्टेटमेंट के बारे में हमें फोकस करना कि बी आंसर आएगा या नहीं। न्यूक्लियोटाइड ई इज फॉर्म्ड बाय द टू सक्सेसिव बीटा पार्टिकल एंड अल्फा पार्टिकल एमिशन फ्रॉम द न्यूक्लियोटाइड सी। देखो अब यहाँ पे ई का तो दे ही रखा आपको, ई का एटॉमिक नंबर कितना दे रखा, 90 और 230 दे रखा है, तो ये कह रहा है सी में से आप क्या कर दो, सी में से आप एक बीटा पार्टिकल को निकालो, ये निकाल दिया फॉर एग्जांपल, और एक अल्फा पार्टिकल, देखो 92 है यहाँ पे, एटॉमिक नंबर तो वही से, मास नंबर सेम रखो, 234 हो गया, 234 हो गया। अब यहां से अगर आपने एक अल्फा पार्टिकल निकाल दिया ना कि हीलियम 2 और ये देखो मैच कर गया, ये बिल्कुल मैच कर गया, इसका मतलब बी बी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, इसका मतलब बी बी करेक्ट है। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाना चाहिए था, ए बी सी इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाना चाहिए था, ए बी सी। इसको थोड़ा सा ना इस क्वेश्चन को अगर आप करना चाहते थे इन ऑप्शंस की हेल्प से ही कर पाते, तो मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि आप इसको कैसे सोल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, होप कि आपको ये कहानी समझ में आ गई होगी और अच्छे से। 4 मार्क्स का क्वेश्चन था ये हमारा, क्वेश्चन नंबर 13 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में बेसिकली ये था। ये क्वेश्चन ट्रिकी था भाई, बहुत सारे बच्चों ने इसमें मिस्टेक की है। क्वेश्चन नंबर 14 पीरियोडिक प्रॉपर्टीज से ही है एंड 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा था एंड बहुत सारे स्टूडेंट गलत करके आए हैं। सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर क्या होगा, सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। वैसे देखो ये दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम, अगर आपको डाटा पता था तो ही करेक्ट बता पाएंगे, अगर आप कंसेप्ट से जाएंगे तो गलत। देखो कंसेप्ट आप क्या लगा सकते हैं, आपने कहा जी बोरोन, बोरोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p1, और दूसरा है नाइट्रोजन, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आपका 1s2 2s2 2p3। अब आप कहोगे कि जी पहला इलेक्ट्रॉन निकाल दो यहां से, जब पहला इलेक्ट्रॉन निकला तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई है, और नाइट्रोजन से जब पहला इलेक्ट्रॉन निकला तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई है। अब ये बताओ भाई कि 2p2 से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है या फिर 2s2 से, तो हम तो यही नॉर्मल कंसेप्ट में तो यही पढ़ते हैं कि 2s2 स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है, इसीलिए बहुत सारे स्टूडेंट ने आंसर लगाया कि बोरोन की ज्यादा होती है सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। देखो ये तो दे रखा कि बेरिलियम की काफी कम होती है, क्योंकि बेरिलियम में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन आप निकाल चुके हैं, जब आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो वो 2s1 है एंड 1s2 है, तो ये तो बड़ा आसानी से निकलेगा क्योंकि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी। तो बेरिलियम की सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है, तो ठीक है ना, यहाँ पे बेरिलियम सबसे कम, यहाँ पे बेरिलियम सबसे कम, बेरिलियम सबसे कम, इस ऑप्शन को हटा दो। अब यहाँ पे मेन जो कंफ्यूजन आई है दैट इज नाइट्रोजन एंड बोरोन में, तो लग तो ये रहा कि बोरोन की ज्यादा होगी, तो आप बोलते जी करेक्ट आंसर आएगा 3, है ना, आप बोलेंगे करेक्ट आंसर आएगा 3, बट करेक्ट आंसर 3 नहीं था इसका। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होता है दैट इज 4 ही होता है। कितना होता है आपका, 4 इज द करेक्ट आंसर। नाइट्रोजन की सबसे ज्यादा होती है ना, ये एक्सपेरिमेंटल डाटा से अगर आप चेक करेंगे तो नाइट्रोजन की सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है, फिर बोरोन, फिर कार्बन और फिर बेरिलियम, 4th आना था। कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ये आंसर गलत आता। अगर आपको डाटा पता था या फिर आपको ये पता कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, है ना, लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, पीरियड में, तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से बता सकते थे कि इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है दैट इज ऑप्शन नंबर 4th। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये आपका कोऑर्डिनेशन रिएक्शन मैकेनिज्म से पूछा था, 4 मार्क्स का क्वेश्चन ना, ये हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है 4 मार्क्स में। ऑफ द फॉलोइंग असर्शन रिगार्डिंग द मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, तो कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पहली स्टेटमेंट कह रहा है इन एन आउटर स्फीयर मैकेनिज्म इन्वॉल्व्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम रिडक्टेंट टू ऑक्सीडेंट with the coordination cells
स्फीयर ऑफ द ईच स्टेइंग इंटैक्ट। ठीक है, तो ये कह रहा है कि भाई आपका विद द कोऑर्डिनेशन सेल्स और स्फीयर ऑफ द ईच स्टेइंग इंटैक्ट। तो ये स्टेट, इसमें देखो आप एक बार ऑप्शंस को एलिमिनेट कर करके बता सकते हैं, है ना। पहले हम एक बार डी ऑप्शन की तरफ चलते हैं कि डी ऑप्शन, इन इनर स्फीयर मैकेनिज्म लिगैंड ऑफ रिडक्टेंट आर सब्सिक्वेंटली इनर्ट। क्या वो इनर्ट ही रहेगा? देखो भाई, आपको ये पढ़ाया जाता है इनर मैकेनिज्म की। अगर हम बात करते हैं इनर स्फीयर मैकेनिज्म में, इनर स्फीयर मैकेनिज्म में आपको पढ़ाया जाता है कि एक इनर्ट है और दूसरा लबाइल है। ठीक है, अब वो कन्वर्ट, इनर्ट वाला कन्वर्ट हो जाता है लबाइल में, लबाइल वाला कन्वर्ट हो जाता है आपका इनर्ट में, है ना, इनर्ट में। तो इसको बोला जाता है कि यहाँ पे ये इनर स्फीयर मैकेनिज्म का केस होता है और इसमें हम बोलते हैं कि लिगेंड भी ट्रांसफर होता है, लिगेंड भी आपका ट्रांसफर हो जाता है। उसके बाद अगर हम इसको थोड़ा सा और देखें, यहाँ पे कहा है इनर स्फीयर मैकेनिज्म लिगेंड ऑफ द रिडक्टेंट्स आर सब्सिक्वेंटली इनर्ट। तो ऐसा होता है या नहीं होता, ये समझना है हमें। उसके बाद और स्टेटमेंट पढ़ते हैं एक बार। The inner sphere mechanism, an oxidant poses at least one ligand capable of the binding simultaneously to the two metals। देखो, आपने कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स देखे होंगे कि ये CONH3 का 5, ये क्लोरीन और इसके ऊपर +2 चार्ज होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये क्या हो गया आपका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो ये आपका, इसका क्या होना है, रिडक्शन होना होता है, इसका खुद का रिडक्शन, तो ये ऑक्सीडेंट होता है। तो यहाँ पे ये बात सही है कि ऑक्सीडेंट पोजेस एटलीस्ट वन लिगैंड कैपेबल ऑफ द बाइंडिंग। तो ये हम बोल सकते हैं, यहाँ पे ये देखो इसके पास क्लोरीन अवेलेबल है, तो सी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाती है। सी यहाँ पे भी है, सी यहाँ पे भी है, सी यहाँ पे भी है, तो इसको हटा देते हैं यहाँ से, इसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी। ठीक है, अगर सी आ गया तो देखो तीनों ऑप्शन में बी भी कॉमन दिख रहा है, बी बी बी, तो बी भी ठीक है, बी भी ठीक होगा, तो सी ठीक हो गया, बी ठीक हो गया। Inner sphere mechanism, reductant oxidants share a ligand in their inner and primary coordination sphere which assist in the electron being transferred। ठीक है, inner sphere mechanism में आपका इलेक्ट्रॉन लिगेंड ट्रांसफर हो सकता है, उसके लिए पॉसिबिलिटी ये वाली होती है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो बी और सी तो होगा, इसमें भी बी सी है, इसमें भी बी सी है, इसमें भी है। अब बात आती है ए और डी में से आपको कौन सा लगाना था इसके अंदर। तो देखो ये जो स्टेटमेंट दिख रही है डी वाली, ये कहीं से हमें करेक्ट लग नहीं रही है। ठीक है, इनर स्फीयर मैकेनिज्म लिगैंड ऑफ द रिडक्टेंट आर सब्सिक्वेंटली इनर्ट। ठीक है, तो ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं होता। बाकी मैं एक बार इसको क्रॉस चेक जरूर कर लेता हूँ भाई, है ना, इसको हम क्रॉस चेक कर लेते हैं एक बार, ऐसा है ना हो कि कुछ न कुछ मिस्टेक हो जाए। इसका आंसर मैं एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ। हालांकि मोस्ट प्रोबेबली तो यही लग रहा है कि डी वाली स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, डी वाली स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट। थ्योरेटिकल है भाई ये पूरा, आपको जब रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ाते हैं तो वहां एक्सप्लेन भी किया जाता है। फिर भी मैं आपको एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लेता हूं अपने एंड पे। ठीक है ना, यस बिल्कुल सही है भाई आपका। मैंने आपको जो बताया था कि ये आपका इनकरेक्ट होगी यहाँ पे, इसका कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे, तो डी हटा दो आप, डी पॉसिबल नहीं होगा। तो अब आ गया जी बी सी और बी सी, ए होगा या नहीं होगा, तो ए यहाँ पे बिल्कुल सही है, ए यहाँ पे बिल्कुल सही होता है। इन आउटर स्फीयर मैकेनिज्म involves electron transfer from reductant to oxidant with coordination cells, बिल्कुल ठीक है। तो यहां पे अगर आप देखेंगे डी वाली स्टेटमेंट इनकरेक्ट थी इसमें, बाकी आपका ए बी सी आपका स्टेटमेंट करेक्ट थी। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो सेकंड आ जाना चाहिए था। बस ये है कि ये भी आपको पढ़ा हुआ होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन था, ये काफी बढ़िया क्वेश्चन था भाई आपका, है ना। ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4 मार्क्स में पूछा था, मेन ग्रुप एलिमेंट से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, द करेक्ट स्टेटमेंट कंसर्निंग दिस, ये वाला जो मॉलिक्यूल आपको दिख रहा है इसे बोला जाता है कार्बोरेन एसिड, कार्बोरेन एसिड, इसे हम कार्बोरेन एसिड बोलते हैं। एंड दिस इज सुपर एसिड, ये सुपर एसिड होता है भाई। जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उससे भी ये क्या, ये ना सुपर ब्रोंस्टेड एसिड होता है, जबरदस्त वाला, जबरदस्त एसिड होता है ये। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड तक को ये अपना हाइड्रोजन प्रोटॉन डोनेट कर सकता है, ऐसा कुछ है इसमें। तो ये बात तो अगर आपको नहीं भी पता ना, देखो सी 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 तो चारों ऑप्शन में है, मतलब इट इज सुपर एसिड नो प्रॉब्लम, और ये होता भी है वैसे भी। उसके बाद आगे बात करते हैं, देखो यहाँ पे ये देखो क्या, जो आपका कार्बन है, कार्बन को हम, कार्बन किसका आइसोलोबल होता है भाई, BH का आइसोलोबल होता है। तो यहाँ पे रिप्लेस कर दें, तो कार्बन की जगह मैंने BH लिख दिया, है ना, पूरा यह एक H तो बाहर है ही। ठीक है,
कार्बन की जगह BH लिख दिया, एक हाइड्रोजन है ही, और बोरोन 11 है। क्या क्लोरीन की जगह भी हम, क्लोरीन किसका आइसोलेबल होता है? हाइड्रोजन का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 11 हो गया हाइड्रोजन, ठीक है। अब इसको और देखो तो ये हो गया B12, है ना। एंड आपका H कितना हो गया? 11, 12, 13, ये हो गया 13, और इसके बाहर क्या है? अभी फिलहाल एक हाइड्रोजन है, ठीक है। इसको और सोल्व करोगे तो आप इसे लिख सकते हैं B12, H12 एंड 2 नेगेटिव, B12, H12, 2 नेगेटिव। तो ये आपका क्लोजो टाइप का बन जाएगा, क्लोजो टाइप की इसकी स्ट्रक्चर आएगी। बट हमसे क्लोजो टाइप यहां से पूछा नहीं है। देखिए, अगर आपके पास 12 बोरोन आ जाए तो उसको हम बोलते हैं आइकोसाहेड्रल ज्योमेट्री, और ये स्टेबल भी है, तो ये बिल्कुल सही है। बी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है ना। यहाँ पे अगर आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये इस प्रकार से कन्वर्ट हो जाएगा, और इसको फिर हम बोल सकते हैं आइकोसाहेड्रल ज्योमेट्री होती है। तो बी ठीक है, तो बी तो यहाँ पे भी है, बी तो यहाँ पे भी है, और बी तो यहाँ पे भी है, ठीक है। अब इनमें कोई और कॉमन है क्या? नहीं। अब ए और डी में से देख लो कि कौन सा सही होगा। मैंने आपको बताया कि ये काफी जबरदस्त वाला सुपर एसिड होता है। इट कैन प्रोटोनेट फ्लोरीन एंड बेंजीन, बिल्कुल कर सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड को भी ये प्रोटोनेट कर देता है। तो मैंने कहा ना सुपर एसिड है, तो ये बिल्कुल सही है ये भी। तो डी भी आएगा, डी आएगा तो ये हटा दो, डी आएगा तो ये हटा दो, ठीक है। ये भी डी, इन दोनों में से आंसर आना। ए होगा या नहीं होगा? तो ये बिल्कुल सही है। इट इज कॉन्जुगेट बेस इज नॉन कोऑर्डिनेटिंग आयन। इसका जो कॉन्जुगेट बेस है, आप इसको हटा देते हैं, इसके ऊपर नेगेटिव जब आप लगा देते हैं तो ये काफी बल्कि स्ट्रक्चर हो जाती है अपने आप में। तो ये नॉन कोऑर्डिनेटेड आयन होता है, ये किसी से कोऑर्डिनेट नहीं करता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पे ये जो चारों स्टेटमेंट आपको दिख रही हैं ये बिल्कुल सही है। इसकी मैं आपको स्ट्रक्चर भी दिखा देता हूँ, किसी जगह से मैंने आपको ली थी। यहाँ पे ये देखिए जी, ये बनती है आपकी इसकी कहानी, एग्जैक्ट कहानी। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं आइकोसाहेड्रल आपको नजर आ रहा होगा, एंड ये आपका सुपर एसिड की कैटेगरी में होता है। काफी अच्छा सुपर एसिड है, मिल जाएगा बुक्स में, आप इसके बारे में अगर पढ़ते हैं तो। 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, बट लिटिल बिट, है ना, सारा इंफॉर्मेटिव है, पढ़ाया नहीं जाता अनकॉमनली ये, बस ठीक है। सारे क्वेश्चंस तो आते भी नहीं है भाई जो हम कर पाए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, दिस इज फ्रॉम ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स में जो रिएक्शंस आपको पढ़ाई जाती हैं वहां से पूछा गया था। आप अगर रेफरेंसेस बुक में चेक करेंगे, इजीली अवेलेबल है ये क्वेश्चन आपका, 4 मार्क्स में पूछा था। तो यहाँ पे देखिए, आइडेंटिफाई पी एंड क्यू क्या होंगे। तो सबसे पहले ये वाला कॉम्प्लेक्स आपको दिख रहा है, इसकी रिएक्शन आपने इसके साथ करवानी है, तो आपका पी बनेगा। लाइट और हीट की प्रेजेंस में अगर आप करवाओगे तो क्यू बनेगा। तो मैं आपको कुछ रेफरेंसेस बुक जहां से मैंने लिया भाई, ये आपका एक रेफरेंस बुक है, वहां से देखिए, सेम पूरी रिएक्शन लिखी हुई है। इसकी रिएक्शन अगर आपने इसके साथ करवाई तो ये देखो ईटा 1, यहां से क्या होगा, क्लोरीन हट जाता है और ये जाएगा, लेकिन ये ईटा 1 की कैटेगरी में है ना, क्योंकि 18 इलेक्ट्रॉन को तो फॉलो करवाना ही ना। देखो, हो सकता था कि इसको आप ऐसे भी सोचें, लेकिन ये पढ़ाया जाता है। आप इसको ऐसे समझ सकते थे कि हम क्या करते हैं यहाँ पे, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है Mn के ऊपर, इसका अटैक यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवा देते हैं, इसका अटैक यहाँ पे करवा देते हैं, और यहां से क्या हो जाएगा फिर आपका MnCO का, पहले यहाँ पे ना इसका आपने एलिमिनेशन करना पड़ेगा, एलिमिनेशन, एक CO बाहर निकलेगा। अब ये बनेगा आपका MnCO का 4 और नेगेटिव। अब इसके बाद आप सब्स्टिट्यूशन करवाते और फिर बनाते, बट वो पॉसिबिलिटी नहीं आएगी, वो पॉसिबिलिटी नहीं आती है, मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि इसको भी हटा देते हैं, ये ऑप्शन नहीं होगा, ईटा 3 वाला ऑप्शन ही नहीं बनता। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर 5, ईटा 1 हो जाएगा, Mn कोई नहीं निकालना है यहां से, CO नहीं निकालना है। देखो इसमें ध्यान से देख लो, यहाँ पे आपका ईटा 1 C3H5 MnCO का 5, इसकी रिएक्शन जब करवाई तो फिर बाद में CO निकला है और ईटा 1 से ईटा 3 हो गया। तो ये एग्जाम्पल पढ़ाया जाता है आपको, है ना। ये देखो फ्लक्सोनलिटी रिलेट हो रही है यहाँ पे, फ्लक्सोनलिटी, ये देखो उसी बुक का ही एक पुराना वर्जन अगर आप देखोगे तो उसमें भी ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल मेंशन है, उसमें भी ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल मेंशन है। तो ये पढ़ाया जाता है भाई, तो ये आपको समझना है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 4, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, ये केमिकल बॉन्डिंग का इजी सा क्वेश्चन था, 4 मार्क्स में, केमिकल बॉन्डिंग का इजी सा क्वेश्चन था। कह रहा कि इनमें से कितने स्पीशीज ऐसे जो सीसो शेप शो करेंगे। तो सल्फर के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 फ्लोरीन के साथ शेयर कर लिए और 1 लगा दिया लोन पेयर, तो ये हमें सीसो ज्योमेट्री नजर आ रही है, ठीक है, इसकी सीसो होती है। क्लोरीन की यह दिस इज पर क्लोरेट, इसको क्या बोलते हैं, पर क्लोरेट। एक ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन आप देखेंगे
तो इसकी जो ज्योमेट्री आएगी दैट इज टेट्राहेड्रल। क्या होती है इसकी? टेट्राहेड्रल, कोई सीसो नहीं होती है। क्लोरीन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे? इस मॉलिक्यूल का डिस्कशन कर रहे हैं। क्लोरीन के पास वही दो यहाँ पे, दो यहाँ पे, दो यहाँ पे और एक लगा दिया ऊपर फ्लोरीन, ये रहा। तो ये भी आपका टेट्राहेड्रल हो गया, कोई सीसो नहीं है, कोई सीसो नहीं है, टेट्राहेड्रल। हाँ, इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे? 7। 7 में से 4 शेयर कर लिए और एक पॉजिटिव का मतलब एक गायब हो गया, ये रहा ये। तो ये आपको सीसो ज्योमेट्री नजर आ रही है। तो यहाँ पे आपसे पूछा था कि इनमें से कितने ऐसे स्पीसीज है जो सीसो ज्योमेट्री शो करेंगे। तो यहाँ पे 2 स्पीसीज ऐसे हैं जो सीसो ज्योमेट्री शो करेंगे। एक है आपका SF4 एंड दूसरा आपका IF4 पॉजिटिव। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये देखिए भाई, ये क्वेश्चन बायो इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन अच्छे थे इस बार। बायो इनऑर्गेनिक के जो क्वेश्चन पूछे थे 4 मार्क्स में, वो काफी बढ़िया क्वेश्चन थे। 19 नंबर क्वेश्चन है ये आपका, 19 नंबर क्वेश्चन डायरेक्ट जो आपका हाउस क्राफ्ट की बुक है उससे उठा के दिया हुआ था। मैं आपको पढ़ देता हूं, इसमें आपको अगर ध्यान से दिखाई नहीं दे रहा है। फॉर दी 4 एक्टिव मेटल सेंटर्स इन द साइटोक्रोम C ऑक्साइडेज शोन बिलो, तो बताओ कि इनमें से कौन सी क्या स्टेटमेंट करेक्ट होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कॉपर A दिख रहा है, हेमे A दिख रहा है, हेमे A3 दिख रहा है, कॉपर B दिख रहा है। तो इसमें है ना, मैंने रेफरेंसेस ऑलरेडी लिए, ये हाउस क्राफ्ट बुक का देख सकते हैं भैया पूरा, है ना। हाउस क्राफ्ट बुक का आप देख सकते हैं। जो आपका क्वेश्चन में मेंशन था ना, वो ये वाला दे रखा है। देखो, जो क्वेश्चन में आपको एक डायग्राम सा नजर आ रहा होगा, वो कुछ ऐसा कि ये आपका कॉपर A हो गया, है ना, ये हेम A हो गया, ये हेम A3 हो गया और ये आपका कॉपर B। ये जो आप इस क्वेश्चन में ये जो ग्राफ देख पा रहे हैं, बिल्कुल एज इट इज यहां से उठा के दिया हुआ है ना। यहाँ 1900 पिकोमीटर में है, यहाँ 19 एंगस्ट्रॉम कर दिया, बस पूरा डाटा यहाँ पे गिवन है। ठीक है, अब इसके बारे में इन्होंने इन्फॉर्मेशन पूछी है कुछ कुछ कि कौन क्या करता है यहाँ पे। तो हाउस क्राफ्ट बुक में ये मेंशन है, बिल्कुल इजी तरीके से आप इसको देख सकते हैं। और इसके बारे में और भी डाटा है, देखो ये रहा, इसके बारे में और भी डाटा यहाँ पे गिवन है। ऑक्सीडाइज फॉर्म ऑफ द साइटोक्रोम इन द इक्वेशन दिस आयरन +3। तो यहाँ पे और इसमें ये भी लिखा हुआ है, यहां से क्वेश्चन पूछे हैं अब इन्होंने। ये देखो, यहां से क्वेश्चन पूछे हैं, ये देखो, ये पहली टर्म देखते हैं। पहला यहाँ पे जो रेड पॉइंट दिख रहा है F यानी कि हेमे A इज 6 कोऑर्डिनेटेड विद हिस्टाडीन रेसिड्यू इन द एक्सियल साइट। मतलब यहाँ पे ये बता रहे हैं कि हेमे A में जो आयरन होता है वो 6 कोऑर्डिनेटेड होता है। लेकिन अगर आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ेंगे, वहां पे एक स्टेटमेंट ऐसे दी हुई थी, ये देखो, मैं इसको जूम कर देता हूं आपको। सी स्टेटमेंट के ऊपर फोकस कीजिए स्टूडेंट, सी स्टेटमेंट के ऊपर फोकस कीजिए जरा। हेम A इज 5 कोऑर्डिनेटेड स्पीसीज विद एक्सियल हिस्टाडीन। तो क्या वो 5 कोऑर्डिनेटेड होता है? नहीं होता ना। अभी अभी मैंने आपको जस्ट बताया कि वो 6 कोऑर्डिनेटेड होता है, तो सी नहीं आएगा। देखो, सिर्फ अगर आपको इतना पता था, सी नहीं आएगा हटा दो, सी नहीं आएगा हटा दो, सी नहीं आएगा हटा दो। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ गया? A एंड D। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ गया? A एंड D इज द करेक्ट आंसर, यानी कि हमारा D आंसर आएगा, 4th इज द करेक्ट आंसर। फिर भी देखो, ये डाटा मेंशन था सब कुछ, लेकिन वो ये कि भाई अगर आपने पढ़ रखा था तो ही कर पाते। उसके बाद देखो, और भी वहां पे पॉइंट्स लिखा हुआ है, बुक का बढ़ा रहा हूं मैं। ये कह रहा है कि कॉपर A इज अ डाई कॉपर साइट ब्रीज्ड बाय सिस्टीन रेसिड्यू विद दिस इज नॉट अनलाइक एरा। उसके बाद यहाँ पे ये पूरा डाटा गिवन था। हमारा पूरा क्वेश्चन एक से ही सोल्व हो गया। हालांकि यहाँ ऊपर भी पढ़ देना भाई, यहाँ इसके ऊपर भी कुछ पॉइंट्स बता रखे हैं कि कौन क्या करता है यहाँ पे। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, जैसे कि आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये वाली स्टेटमेंट, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन्वॉल्व द कॉपर A एंड हेम A साइट, इलेक्ट्रॉन बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम साइटोक्रोम C टू कॉपर A एंड देन हेम A। ये यानी कि ये कह रहा है कि कॉपर A एंड हेम A के बीच में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। इसमें ये बात बताई गई है यहाँ तक। अब देखो, ये स्टेटमेंट में मेंशन है, वहां पे पहली स्टेटमेंट ये गिवन थी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन्वॉल्व हेम A कॉपर A विद O2 बाइंडिंग इन्वॉल्व हेम A3 एंड कॉपर। तो ये सही है, ये स्टेटमेंट सही है A। और इसी प्रकार D, कॉपर B इज मोनोमेरिक 3 कोऑर्डिनेटेड स्पीसीज व्हाइल कॉपर A इज डाई कॉपर स्पीसीज। ये भी मेंशन है, देखो ये रहा, सब मेंशन था इसमें। ये रहा कि 3 कोऑर्डिनेटेड कॉपर B एंड 5 कोऑर्डिनेटेड हेम A, ये रहा यहाँ पे सब कुछ। ये देखो, कॉपर A क्या होता है? डाई कॉपर साइट है, डाई कॉपर साइट। कॉपर B 3 कोऑर्डिनेटेड है। तो
तो यहाँ पे देखो डी स्टेटमेंट भी करेक्ट होगी। कॉपर बी इज मोनोमेरिक 3 कोऑर्डिनेटेड एंड कॉपर ए इज डाई कॉपर स्पीसीज, तो डी भी करेक्ट हो गया। तो बी इनकरेक्ट हो गया क्योंकि O2 ओनली इंटरेक्ट विद दिस, O2 नहीं करता, यहाँ पे वाटर का रोल होता है कुछ न कुछ, है ना। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आना है दैट इज ऑप्शन नंबर 4। डायरेक्ट हाउसक्राफ्ट बुक से यहाँ पे डाटा उठा के दिया था बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यस, फिर से ऐप ब्लॉक का क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन नंबर कितना है जी, ये हमारा, मैं एक बार 18 के बाद, ये 19 नंबर क्वेश्चन था, 19। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। ये इजी क्वेश्चन है भाई आपका, EU+3, है ना। मैंने अभी थोड़ी सी देर पहले आपको बताया है, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आ गई कोई दिक्कत नहीं है। EU+3 का मतलब होता है 4f6। कितना होता है? 4f6। तो यहाँ पे पहले तो हम क्या निकाल लेते हैं, क्या यहाँ पे f इज मोर देन हाफ फिल्ड है? भाई अब मोर देन हाफ फिल्ड कब होता है? जब f7 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो C स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट हो गई, C स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट होगी, इसलिए ये तो ऑप्शन आ ही नहीं सकता। ठीक है, उसके बाद द ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल ये होगा क्या? इसका निकाल लेते हैं भाई, आसान है, बहुत आसान निकालना है इसको। 1 2 3 4 5 6 और 7, 1 2 3 4 5 6। तो ये आपका +3, ये आपका +2, ये +1 0 -1 -2। ठीक है, तो यहां से अगर आप कैपिटल L की वैल्यू निकालते हैं तो कैसी? इस 2 से ये 2 कैंसिल, इस 1 से ये 1 कैंसिल, यानी कि L की वैल्यू आ गई 3। अगर L की वैल्यू 3 है तो F होता है F। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 6 दिख रहे हैं, तो यहाँ पे अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 6 तो स्पिन क्वांटम नंबर आ जाएगा 3 एंड आपका स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी आ जाएगी? 7। तो ये आ गया 7। यहाँ पे लेस देन हाफ फील्ड तो L - S करते हैं, है ना। लेस देन हाफ फील्ड L - S यानी कि 3 - 3 0। ठीक है, ये कह रहा है कि जो ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल है क्या वो ये होता है? यस, सही है, सही है ये। तो यहाँ पे देखो इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दें कि बी नहीं होगा, यहाँ पे भी डी दिख रहा है, यहाँ पे भी डी दिख रहा है। अब आपको आइडेंटिफाई करना ए और बी में से कौन सा करेक्ट होगा। द कैलकुलेटेड एंड ऑब्जर्व्ड मैग्नेटिक मोमेंट आर एग्रीमेंट विद ईच अदर। क्या इसकी जो कैलकुलेटेड है और जो थ्योरेटिकल मैग्नेटिक मोमेंट है वो क्या सेम होती है? और दूसरा ये कह रहा है द हायर एनर्जी स्टेट ऑफ दिस एंड दिस आर पॉपुलेटेड एंड इंक्रीज्ड ऑब्जर्व्ड मोमेंटम। यानी कि देखो भाई ये होता है, अगर आप यहाँ पे देखते तो इसकी मैग्नेटिक मोमेंट आपको मिलती 6 पॉइंट समथिंग, क्योंकि 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, बट इसकी मैग्नेटिक मोमेंट होती है ज्यादा। इसकी मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा होती है, उसके पीछे रीजन होता है बी पॉइंट। ये नहीं होगा, इक्वल नहीं होती हैं, कैलकुलेटेड और ऑब्जर्व्ड इक्वल नहीं होती हैं, ऑब्जर्व्ड वाली ज्यादा होती है। बताया ना, इंक्रीज दी ऑब्जर्व्ड मैग्नेटिक मोमेंट। क्यों इंक्रीज होती है? क्योंकि ये जो आपका हायर एनर्जी स्टेट की ये ज्यादा पॉपुलेटेड होती है। तो बी स्टेटमेंट करेक्ट होगी। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आना था दैट इज बी एंड डी इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आना था आपका दैट इज बी एंड डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, आपको समझ में आ गया होगा भाई। ठीक है, तो एप ब्लॉक एलिमेंट से 4 क्वेश्चन इस बार पूछे गए थे, इजी क्वेश्चंस थे, क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से एप ब्लॉक एलिमेंट से ही पूछा गया था, 4 मार्क्स का। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन। ये कह रहा है यहाँ पे 4 स्टेटमेंट गिवन है, उनको पढ़ के बताना था जी क्या करेक्ट है क्या नहीं, बोथ इसमें इसके बारे में आपको बताना था। क्या UO2 पॉजिटिव थर्मोडायनेमिक स्टेबल होता है इन वाटर? तो ये नहीं होता जी, थर्मोडायनेमिक स्टेबल नहीं होता। ठीक है, इसलिए इसको ए को हटा दो एंड इसको हटा दो, ये दोनों तो पॉसिबल नहीं है। अब इन दोनों ऑप्शन में बी और डी तो कॉमन ही हो गए, बी और डी तो कॉमन हो गए। यहाँ पे हालांकि ई लिखा हुआ, टेक्निकली ये क्वेश्चन रॉन्ग है, टेक्निकली ये क्वेश्चन आपका रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे बी स्टेट ई ऑप्शन दिख रहा है, लेकिन हमें कॉमन सेंस से तो पता ही है कि बी होगा, यहाँ पे सी होगा और यहाँ पे डी, बट टेक्निकली ये रॉन्ग है क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ आपको ई एफ जी दिया हुआ, यहाँ तो कुछ ई एफ जी है ही नहीं ऑप्शन में, टेक्निकली रॉन्ग है। ठीक है, तो बी ये ठीक है कि यहाँ पे जो UO2 पॉजिटिव हार्ड एसिड होता है, बिल्कुल सही है ये। उसके बाद आपका यहाँ पे इसको देखेंगे, डी भी बिल्कुल करेक्ट हो गया। बोथ 5F एंड 6D ऑर्बिटल्स ऑफ U आर इन्वॉल्व इन द बॉन्डिंग, ये ठीक है। क्या इसकी जो ज्योमेट्री है वो आपका बेंट होती है? सी होगा या नहीं होगा, ये आपको बताना था कि सी होगा या नहीं होगा। ठीक है, सी होगा या नहीं होगा, ये आपको इसके बारे में एक्सप्लेनेशन देनी थी। ठीक है,
तो यहाँ पे भाई सी बेसिकली नहीं, इसकी जो ज्योमेट्री वो बेंट नहीं होती है, इसलिए इसको हटाएंगे। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज बी एंड डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर आपने इसके बारे में पढ़ा था तो आप बता पाते, वरना फिर वही दिक्कत है। तो काफी क्वेश्चन ऐसे थे जो याद रखने वाले थे, पढ़ाए जाते हैं, याद तो रखना ही पड़ता कोई एग्जाम हो। तो यहाँ पे इसकी बेंट नहीं होती भाई, लीनियर होती है शायद इसकी, है ना, वेरीफाई आप कर लेना, लेकिन बेंट नहीं होती है पक्का। इसका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा सेकंड। तो 21 क्वेश्चन हो चुके हैं जी। 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यस, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, ऑर्गेनोमेटालिक्स का 4 मार्क्स का क्वेश्चन। ये वाला कंपाउंड आपको दिख रहा है, इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ करवाओ तो P बनेगा। एक तो CO बाहर निकला है, तो ये P क्या बनेगा, तो होता क्या भाई, देखो हाइड्रोजन FeCO का 4। अब ये देखो ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को भी फॉलो कर रहा है। 18 आयरन का कितना हो गया 8, हाइड्राइड्स का 1 9, एंड यहां से आपका 8 17, 8 हो गया 17। तो गड़बड़ है ना इसके अंदर, तो कुछ न कुछ इसके अंदर गड़बड़ हो गई है भाई। यानी कि इसकी रिएक्शन जब आप इसके साथ करवाते हैं तो यही वाला मॉलिक्यूल बनेगा जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। यानी कि हाइड्रोजन लग जाएगा यहाँ पे Fe एंड CO का 4, FeCO का 4, ये वाला मॉलिक्यूल बनता है। अब उसके बाद देखो इसकी रिएक्शन जब आप करवाते हैं OH नेगेटिव के साथ, तो यहां से एक तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गई और फिर से P निकला है, तो ये P वही होता है FeCO का 4, ये रहा। अब ये कह रहा जब आपने इस P की रिएक्शन एक्सेस इसके साथ करवाई है तो क्या बनेगा, तो एक्सेस जब करवाते तो यहाँ पे H2 लग जाता है, H2 FeCO का 4, ये बन जाता है, ये बन जाता है। ठीक है, तो अब बताना आपको जी क्या क्या स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट होगी। पहली बात तो ये देखो, क्या ये क्या वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा इसके साथ, बिल्कुल देखो ये भी 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, और यहाँ पे H2 आने की वजह से ये भी 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हो गया। तो सी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। अगर ना भी होता तो हमें पता है, देखो सी यहाँ पे भी गिवन है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। P is used as a catalyst in water gas shift reaction, बिल्कुल सही है ना, इसका वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन में यूज किया जाता है एज ए कैटालिस्ट के तौर पे। हाइड्रोजन FeCO4 का यूज करते हैं, तो डी भी करेक्ट हो गया। अगर डी करेक्ट हो गया तो ये 2 ऑप्शन हटा दो, यहाँ पे भी डी दिख रहा है। ए और बी में से कौन सा होगा, क्या यहाँ पे कोऑर्डिनेटेड फॉर्माइल इंटरमीडिएट बनता है, कोई कोऑर्डिनेटेड फॉर्माइल इंटरमीडिएट नहीं बनता, बी को हटा दो। ए इसका इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आना था दैट इज ऑप्शन नंबर 3। फॉर्माइल इंटरमीडिएट नहीं बनता भाई, यहाँ पे ये वाला इंटरमीडिएट जरूर बनता है, तो इसको हम फॉर्माइल की कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं। फॉर्माइल होता है डायरेक्ट हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होता है। उसके बाद देखो यहाँ पे ये कह रहा है, देखो जब है ना हमने यहाँ पे H नेगेटिव लगाया है, तो ये क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा मेटल को, मेटल के पास इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे तो मेटल और कार्बन का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, तो CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी तो कम हो जाएगी ना, CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, इससे तो पक्का कम हो जाएगी, है ना। तो इसलिए ए भी ठीक था। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर थर्ड आना था। क्वेश्चन नंबर 22 है ये हमारा ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई, ये क्वेश्चन भी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से रिलेटेड है, एंड ये क्वेश्चन मैं कहूंगा भाई, है ना, थोड़ा सा मतलब अनकंसेप्चुअल टाइप का है, कोई कंसेप्ट लगते नहीं है। अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता तो नहीं हो पाएगा। कह रहा कि एक येलो कलर का कॉम्प्लेक्स P, उसकी रिएक्शन करवाई आपने HNO3 के साथ, फॉर्म ए वेरी पेल वॉयलेट कलर कॉम्प्लेक्स क्या हो की रिएक्शन NaCl के साथ करवाई येलो कलर्ड कॉम्प्लेक्स R, तो बताओ क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, याद रखना पड़ेगा, समझा नहीं सकता हूं। इसकी रिएक्शन अगर आप HNO3 के साथ करवाते हैं तो ये बनता है, HNO3 की रिएक्शन अगर आप करवाते हैं NaCl के साथ तो ये बनता है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, 4 मार्क्स में पूछा था। तो अब हम आगे जी क्वेश्चन नंबर 24 पे, तो ये भी टोटली याद रखने वाला। 5 मोल की रिएक्शन करवानी है B9H इसके साथ, प्लस में 2 मोल रखने हैं आपका इसके साथ। ठीक है, तो यहां से आपका 9 मोल ऑफ H2 बाहर निकलेंगे और एक मोनोमेरिक बोरेन क्लस्टर बनेगा। तो बताइए कि वो क्या बनता है। तो भाई इसमें बनता आपका B11 H11 एंड 4 नेगेटिव, B11 H11 4 नेगेटिव, ये बनता है ना। और ये बनेगा तो कैसे स्ट्रक्चर आ जाएगी आपका, नीडो स्ट्रक्चर आ जाएगी। कैसी स्ट्रक्चर आ जाएगी, नीडो स्ट्रक्चर। तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। तो ये रिएक्शन जिसको याद थी उसने कर दिया होगा। और देखो भाई सारे क्वेश्चन तो इनऑर्गेनिक के करते नहीं है ना, सारे क्वेश्चन एग्जाम में करने वाले नहीं होते हैं, कुछ क्वेश्चन को स्किप भी करना।
एग्जामिनर ज्यादा नहीं, अगर सारे क्वेश्चन आप इनऑर्गेनिक से कर पाते फिर तो इनऑर्गेनिक से ही सिलेक्शन हो जाता है, तो इसीलिए एग्जामिनर कुछ टफ क्वेश्चंस भी डालता है, अनयूजुअल क्वेश्चन भी डालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई, ये पहले भी आ चुका है सीएसआर नेट में, ये मेन ग्रुप एलिमेंट्स में था, पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है। इन दी सॉलिड स्टेट मिथाइल लिथियम इज टेट्रामेरिक हैज अ लिथियम 4 कोर, द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ दिस। तो ये क्वेश्चन आपसे पहले पूछा जा चुका है, तो यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ आपको इसको बना के एक्सप्लेन करने की कि कैसे हम इसको एक्सप्लेन कर पाते। इजी क्वेश्चन था, अगर आपको इसकी स्ट्रक्चर का आइडिया था तो आप बता पाते, और जिसने प्रीवियस ईयर को अटेम्प्ट किया होगा वो तो बिल्कुल आराम से बता सकता है। तो ये मैंने एक आपका यहाँ पे क्यूबिक स्ट्रक्चर बना ली है, ठीक है, यहाँ पे क्यूबिक स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे देखो भाई, लिथियम और आपने मिथाइल लगाना है, यहाँ पे लिथियम और मिथाइल का खेल है, तो अल्टरनेट पोजीशन पे लगाओ। यहाँ पे लिथियम लगाया, उसके बाद यहाँ पे लिथियम लगेगा, उसके बाद यहाँ पे लिथियम लगेगा, अल्टरनेट पोजीशन पे लिथियम होता है यहाँ पे। उसके बाद देखो यहाँ पे CH3, ये इसको मैं अलग कलर से दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका CH3 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया आपका CH3 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया CH3 आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया CH3 आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो कि पहली स्टेटमेंट क्या बोल रखी है, ईच मिथाइल अनाइन इज ब्रीज्ड बिटवीन 2 लिथियम सेंटर। देखो क्या 2 के बीच में, 3 के बीच में नहीं दिख रहा आपको? अगर आप एक इस मिथाइल को पकड़ रहे हैं तो ये देखो एक इससे जुड़ा हुआ है, एक इससे जुड़ा हुआ है, और एक इससे, 3 लिथियम से जुड़ा हुआ है। तो ये कह रहा है 2 लिथियम सेंटर्स, तो हटा देते हैं, 2 की तो बात ही नहीं, हटाओ जी। ईच मिथाइल अनाइन बाइंड्स टू 3 लिथियम सेंटर वाया 4 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। देखते हैं, समझते हैं। देखो अब ये ठीक है, ये बात तो 3 है कि 3 सेंटर से जुड़ा हुआ है। अब देखो इसके पास अगर आप बात करोगे, इनके पास सेंटर कितने हो गए, 1 2 3 और 4 सेंटर, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 ही हैं क्या? यस, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने हैं, 2 ही हैं, इलेक्ट्रॉन तो 2 ही हैं आपका। तो एक इसके ऊपर नेगेटिव हो गया और एक मिथाइल ने दिया 2 इलेक्ट्रॉन, हटा देते हैं, मतलब ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, बी आएगा। क्या इसके पास 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है? ऐसा कुछ नहीं है। मिथाइल आयन इज टर्मिनली बाउंडेड टू, नहीं, टर्मिनली का कोई चक्कर नहीं है, ब्रीज्ड आएगा। ये स्ट्रक्चर मैंने आपको बना के दिखा दिए। अगर ये स्ट्रक्चर आपको बता दी तो इस क्वेश्चन का इजीली आंसर आ जाता, सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 26 ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड से 4 मार्क्स का बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसमें कुछ है ही नहीं समझाने को। टंगस्टन है, टंगस्टन तो क्रोमियम के नीचे आता है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए टंगस्टन के, और 1 क्लोरीन का होता है 1, तो 6 का 12, तो इसका इलेक्ट्रॉन काउंट कितना हो गया, 12। ये रहा, इसका इलेक्ट्रॉन काउंट कितना हो गया, 13, क्योंकि 1 नेगेटिव तो 1 ऐड कर देंगे, और इसका कितना है 2 नेगेटिव तो 2 ऐड कर देंगे। XYZ तो ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि डी में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, डी में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे ये आपको बताना है। यहाँ पे डी इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे ये आपको बताना है। ओके, देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें वैनिडियम के ऊपर, जब 6 क्लोरीन है तो वैनिडियम का जो चार्ज आएगा दैट इज +6। अगर +6 है तो कोई भी डी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, 0 डी इलेक्ट्रॉन है ना, डी इलेक्ट्रॉन 0। तो फर्स्ट का सी यहाँ पे भी, फर्स्ट का सी यहाँ पे भी, और ये रहा, ये तो 2 ऑप्शन तो हटा ही दो, ये 2 ऑप्शन तो हटा ही दो, 2 और 4 तो फर्स्ट का सी है और X आएगा, फर्स्ट का सी और Z नहीं आएगा, बात खत्म जी। अब देखो यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +5, अगर +5 है तो डी में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +4, तो डी में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें आपको बिल्कुल भी अगर ऑक्सीडेशन का आइडिया है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का आइडिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका दैट इज 27 नंबर क्वेश्चन, ये भी पढ़ाया जाता भाई आपको, 4 मार्क्स का है, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड में ही 4 मार्क्स का क्वेश्चन है आपको। ये देखो फेरोसिन दिख रहा है, तो फेरोसिन के टाइम पे पढ़ाया जाता है, फेरोसिन, निक्लोसिन एंड आपका ये रहा, तो कितने कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके अंदर आपको बताया जाता है। देखिए अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इसकी स्प्लिटिंग का, अगर आपको आइडिया तो आप आराम से इसका आंसर बता पाते। इसके पास आपका कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, इसके पास 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, फेरोसिन के पास 0 यहाँ पे भी है, 0 यहाँ पे भी है, और 0 यहाँ पे भी है, इसको तो हटा दो। इसके पास देखो कोबाल्ट की अगर आप बात कर रहे हैं तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करके देखो कितने हो गए, 9 प्लस में 10, 19, यहाँ पे 20 इलेक्ट्रॉन, और ये आपका 18 इलेक्ट्रॉन, ये 18, तो इसका 0, इसका 1 और इसके 2 ऐसे होते हैं, 2, तो बीच वाले के 2 हो जाएंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये रहा, इसका प्रॉपर एक एमओ डायग्राम बनता है
है ना, इसका एक प्रॉपर एमओ डायग्राम बनता है। उस एमओ डायग्राम के अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं। मैंने जो स्टूडेंट मुझसे पढ़ते थे, मैंने उनको ये डायग्राम पढ़ाया था। अगर आप कहते तो मैं बना के अभी आपको जस्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ कि उसमें कैसे बनता है ना। तो बिल्कुल पढ़ाया था भाई, मेरे एज इट इज नोट्स में ये है। और इससे जुड़े हुए और बहुत टाइप के क्वेश्चन ऑलरेडी पहले पूछे जा चुके हैं। देखो ये कुछ ऐसा बनता है इसका एमओ डायग्राम। यहाँ पे सबसे नीचे क्या होता है भाई आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एंड ये होता है एक्स वाई ऑर्बिटल। इसको हम E2 नाम दे देते हैं। ये ऊपर जो दिख रहा है ये आपका होता है आपका, इसको हम क्या बोलते हैं A1, ये आता है जेड स्क्वायर से। और ये जो आप सबसे ऊपर देख पा रहे हैं ये होता है आपका E1 या फिर E स्टार इसे बोलते हैं। तो ये बनता है आपका XZ या फिर आपका ZY से, ठीक है। तो यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन भरो बस। इसमें 8 है ना, 8 भर के देखो, 8 भरते हैं। यहाँ पे ब्लैक से भर देता हूँ। 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे 1 मिनट रुकना पड़ेगा भाई, यहाँ पे गड़बड़ कहीं पे हो रही है अपनी। 6 हो गया। 6 के बाद इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। 18 भरने पड़ेंगे ना, तो 18 में से नीचे भरे जाते हैं 12 भाई। 1 मिनट रुको, नीचे 12 भर दिए जाते हैं, उसके बाद 6 ही भरने हैं यहाँ पे। देखो वापिस से, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, 8 है ना, इसके टोटल कितने हैं 12, टोटल 18 इलेक्ट्रॉन, तो 12 हम नीचे भर चुके। इससे जो नीचे होते हैं 12 वहां भर चुके होते हैं। तो यहाँ पे 6 भरने हैं, तो 6 भरे तो कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके अंदर नहीं है। अगर आप बात करेंगे यहाँ कोबाल्ट की, तो एक यहाँ पे आ जाएगा एक्स्ट्रा बस 7, यानी कि 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और निकल की बात करोगे तो एक और आ जाएगा 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से निकाला जाता है। सेकंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा। नीचे 12 भरते हैं भाई, इनसे नीचे के जो ऑर्बिटल्स होते हैं वहां पे ऑलरेडी हम 12 इलेक्ट्रॉन भर के आते हैं, उसके बाद यहाँ पे हम भरते हैं। तो यहाँ पे 6 भरने थे 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 7 भरने थे 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 8 भरने थे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फिर से देखो भाई, क्वेश्चन नंबर आ गया ये हमारा 28, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 4 मार्क्स का क्वेश्चन। ये फिर से आपका हाउस क्राफ्ट की बुक से ही उठाया था। द करेक्ट रिगार्डिंग द स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ टाइप 1 ब्लू कॉपर प्रोटीन्स इज ट्रू। ब्लू कॉपर प्रोटीन्स बिल्कुल एज इट इज डाटा, ये देख लो पूरा डाटा, ये मैंने हाउस क्राफ्ट की बुक से ही स्क्रीनशॉट लिया है ना। तो ब्लू कॉपर प्रोटीन देयर आर 3 क्लासेस। तो ये टाइप 1 की बात कर रहा है। देखो यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, टाइप 1। तो टाइप 1 इज कैरेक्टराइज्ड बाय इंटेंस अब्जॉर्प्शन इन द इलेक्ट्रॉनिक। तो ये बता रहा है कि जो लैम्डा मैक्सिमम होता है वो 600 नैनोमीटर के आसपास होता है। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन में दिख रहा है कहीं पे, थर्ड ऑप्शन को ध्यान से पढ़े, थर्ड ऑप्शन को ध्यान से पढ़े। देयर इज एन इंटेंस अब्जॉर्प्शन इन द इलेक्ट्रॉनिक, ये देखो एज इट इज डाटा ग्रेटर देन ईमैक्स ऑफ एक्वस, बिल्कुल एज इट इज, विदाउट कोई स्टेटमेंट चेंज नहीं की। यहां से इन्होंने इसको उठाना स्टार्ट किया, यहां से इंटेंस एब्जॉर्प्शन से, और यहां तक ये चलता गया। ये स्टेटमेंट एज इट इज उठा के दिया हाउस क्राफ्ट की बुक से। तो मेरे हिसाब से कुछ बचता नहीं है। बाकी अगर आप ज्यादा पढ़ना चाहें तो इसके बारे में पढ़ लेना। तो यहाँ पे कह रहा है इट एग्जिस्ट अ पेयर ऑफ कॉपर +2 सेंटर। तो इसमें पूरा डाटा गिवन है यहाँ पे कि क्या है और क्या नहीं है, पढ़ के देख लीजिएगा। लेकिन इसमें देखो आगे भी मैंने डाटा दिया आपके लिए पढ़ने को, यहाँ पे ये भी आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे ब्लू कॉपर प्रोटीन कंटेन मिनिमम ऑफ 1 टाइप 1 कॉपर सेंटर, तो 1 होता है ना यहाँ पे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर थर्ड आना था, डायरेक्ट हाउस क्राफ्ट की बुक से उठा के दिया गया था। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर आ गया 29। क्वेश्चन नंबर 29, ये आप नॉन एक्वस सोलवेंट से रिलेट कर सकते हैं और बॉन्डिंग से भी थोड़ा बहुत। BrF5 है, इसका आपने DR करवाना है। तो एक तो Br2 गैस निकलेगी, तो दूसरा क्या बनेगा। देखो यहाँ पे ब्रोमीन के पास अगर आप देखेंगे तो +1 की ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये तो 0 गया, तो ये तो रिडक्शन हो रहा है। अब इसका ऐसा बताओ कि जहां पे ऑक्सीडेशन हो जाए तो T शेप भी हो जिसकी। तो हमें पता है Br का एक ही ऐसा कॉम्प्लेक्स है BrF3, जहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट भी +3 हो गई और इसकी T शेप भी होती है ना। तो ये रहा। उसके बाद ये देखो सेल्फ आयनाइजेशन वर्ड समझ के भी ये समझ में आ जाना चाहिए कि हम BrF जो आपका BrF3 होता है ना, जो BrF3 जो होता है वो नॉन एक्वस सॉल्वेंट का यूज करते हैं। तो ये कह रहा है कि एक इससे कटायन निकलेगा और एक अनायन। तो अनायन क्या निकलता है यहाँ पे BrF4 नेगेटिव निकलता है, और कटायन क्या निकलता है BrF2 पॉजिटिव निकलता है। तो बताओ जी क्या करेक्ट स्टेटमेंट है। क्या इन सभी के पास इक्वल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसके पास देखो टी शेप ज्योमेट्री है, तो कितने लोन पेयर हो गए, 2 लोन पेयर हो गए। कितने लोन पेयर हो गए, 2 लोन पेयर। ब्रोमीन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, मतलब 7 थे, एक पॉजिटिव का मतलब एक गया, और कितने आ गए यहाँ पे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और
और इसके अंदर भी दो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होती है, इसकी स्क्वायर प्लेनर। तो ये ठीक है कि सभी के अंदर दो दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। क्या वाई की बेंट शेप होगी? क्या वाई की बेंट शेप होगी? ठीक है, देखो ये बना के दिखाया मैंने, वाई की बेंट शेप है, ठीक है। बी भी क्या जो जेड है वो sp3 हाइब्रिडाइज होगा एंड टेट्राहेड्रल होगा? नो, जेड की जो ज्योमेट्री आएगी दैट इज फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, यहां पे लगाया लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और यहां पे लगाया लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिस इज स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। जो जेड है ना वो स्क्वायर प्लेनर हटा दो। क्या एक्स का हम नॉन एक्वस सॉल्वेंट के तौर पे यूज करते हैं? बिल्कुल करते हैं जी, बिल्कुल करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या आ गया? ए बी डी। क्या आ गया करेक्ट आंसर? ए बी डी इज द करेक्ट आंसर। ए बी डी इज द करेक्ट आंसर। फोर्थ आएगा 4 मार्क्स का इजी क्वेश्चन, इसको इजी क्वेश्चन बोलेंगे, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है भाई, तो 30 क्वेश्चन लगभग, एक दो क्वेश्चन हो सकता है कि यहाँ पे रह गया हो। एक और न्यूक्लियर केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल था, वो मैंने यहाँ पे नहीं लिया, 2 मार्क्स का आया था, इजी था। तो 30 क्वेश्चन आपसे पूछे थे। लास्ट क्वेश्चन है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से, रेखा पैरामीटर आपसे पूछा था, है ना। तो इसके लिए देखो, रेखा पैरामीटर अगर आप निकालना चाहते हैं तो वो किसके इक्वल होता है? आपका μ3 μ2 -3 μ1, और इसको डिवाइड कर देते हैं 15 से, इसको डिवाइड कर देते हैं 15 से, ठीक है। तो यहाँ पे जो हाईएस्ट एनर्जी है ये वाला, ये μ1 है ना, ये आपका μ1 है, ये आपका μ2 है और ये आपका μ3 है। बना के भी देख लेना चाहिए, बाकी हमें पता होता है अगर यहाँ पे वेवलेंथ सबसे कम है तो यहाँ पे गैप सबसे ज्यादा, एनर्जी सबसे ज्यादा रही होगी, ठीक है। तो इसका यूज है। तो पहले तो भाई यही आइडेंटिफाई करना था कि कौन μ1 है। तो ये देखो क्रोमियम +3 है, क्रोमियम +3 आपका 2 होल ट्रांजिशन का केस में आता है D3 में, है ना। D3 होता है 2 होल ट्रांजिशन, तो 2 होल ट्रांजिशन में हम FATT यूज करते हैं। सबसे नीचे कौन आएगा? A2G आएगा, A2G। उसके बाद कौन आएगा? T2G। उसके बाद T1G आएगा, आपका किस वाला आएगा? F वाला। और ऊपर कौन आएगा? T1G आएगा, P वाला। तो ये जो ट्रांजिशन है ना, पहला ट्रांजिशन, ये वाला पहला ट्रांजिशन है, ये वाला दूसरा ट्रांजिशन है और ये वाला तीसरा ट्रांजिशन है, ठीक है। ये रहा। अब यहाँ पे ये तो ठीक है, ट्रांजिशन का तो पता लग गया। अब मेन प्रॉब्लम यहाँ पे पता क्या आती है? यहाँ पे आंसर, यहाँ पे जो डाटा गिवन है नैनोमीटर में गिवन है और यहाँ पे आंसर आपसे सेंटीमीटर इनवर्स में पूछा है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बता देता हूं कि आप क्या कीजिएगा। अगर आपको ये निकालना है तो 10⁻⁷ को डिवाइड कर दीजिएगा सभी से। जैसे यहाँ पे आपका हो गया, सबसे पहले μ3 कितना आ रहा है? 200, ये रहा, इसको डिवाइड करो, प्लस में 10⁻⁷ को डिवाइड करो आपका 441 से, 441 माइनस 10 3 टाइम्स क्या हो जाएगा? -3 इंटू, क्योंकि 3 है वहां पे, और इसको डिवाइड करो आपका 6 जो भी था 671, और इस पूरे को डिवाइड करो आपका 15 से। एग्जाम में इस बार कैलकुलेटर अवेलेबल था, तो अगर आप इसको सोल्व करते, डाटा सेंटीमीटर इनवर्स में आता, तो वो 2822 के आसपास आ रहा था। 822 के आसपास, किसके पास? 822 के आसपास आ रहा था। तो 822 के आसपास जो डाटा, दैट इज दिस। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा करेक्ट आंसर आएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 3। तो भाई ये मैक्सिमम क्वेश्चंस हो गए हैं ना, मोर देन 90% क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं, 4 मार्क्स के भी, 2 मार्क्स के भी। होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। एक क्वेश्चन ये वाला थोड़ा सा आप अपने लेवल पे भी जरूर चेक कर लेना, है ना। हालांकि ये जरूर है, मैंने आपको करेक्ट आंसर इसका जरूर बता दिया कि 4th होगा, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एक बार अपने लेवल पे भी इसको जरूर देख लें, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो रहे हैं, बाकी हो जाएगा ये क्वेश्चन भी, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप ट्राई करके देख लेना। बाकी मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं, आपको अच्छे से समझ में भी आ गए होंगे, ठीक है। तो बाकी एक दो क्वेश्चन बता होगा कोई, वो बिल्कुल इजी लगभग हो ही गए हैं। मैं इसका आपको वेरीफाई करके बता देता हूं कि यही आंसर है ना। यस, इसका आंसर यही 4th ही आएगा भाई, ठीक है। चलो आप एक बार ट्राई कर लीजिएगा। तो भाई ये था जी हमारा डिटेल में सॉल्यूशन। आप होप कि आपको पसंद आ गया होगा पूरा। तो कोशिश करेंगे जल्दी ही हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी सॉल्यूशन लेके आए और फिजिकल का भी लेके आए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर बनता है ना। और ज़्यादा अपडेट्स के लिए और CSR नेट की अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पे भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी ऐप डाउनलोड जरूर कीजिएगा, वहाँ पे है ना आपको अच्छे अच्छे कोर्सेज अवेलेबल जरूर मिल जाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।